ब्याव ब्यावाई ली जालू डोला ढस के ली जालू किम साड़ी हाटी माँ किम साड़ी हाटी माँ हाँ राजों का रजवाड़ा रानियों का रानी वासा किम साड़ी हाटी माँ किम साड़ी हाटी माँ। मूल नाम तो मेरा प्रीतम दास है, तो भरतवाण तो हम लोग इसलिए लिखते हैं कि भरत जी के हम मौजी हैं। तो मैं नौकरी करता था राहुल जी, पायराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, भारत सरकार का एक उर्वरक संस्थान होता था, उसमें मैं नौकरी करता था। उसमें नौकरी के में भी मेरे ये हाल होते थे कि अगर कोई अच्छा अफसर है तो मुझे छोड़ देता था, अदरवाइज मुझे कहते थे कि यार ये जो लड़का है 24 घंटे गानों में लगा रहता है। तो मैं स्वर परीक्षा में गया, तो स्वर परीक्षा में मैं, मेरे चाचा जी और मेरे मामा जी को साथ में मैं इसलिए ले गया कि कहीं दूर है नजीबाबाद, पता नहीं कहाँ है। धुयाल है तो धुयाल का मतलब होता है देवताओं की स्तुति को आरंभ करने का ताल, उसको वो धुयाल हो गया है। लहरी मतलब वो कथासार जो जिन शब्दों का असर पशुआ के जागृत करने, हाँ जी, उसके मस्तिष्क पर, उसके सबकॉन्शियस पे असर हो। ये बाली संध्या वेगे मेरा प्रभु उदंकारी काठों। नौबत उषा काल में होती है, शयन काल में होती है, भोग नौबत भी बजती है। तो जैसे बद्रीनाथ जी में, तो बद्रीनाथ जी में शयन काल की नौबत भी है। और ये पैसारा क्या हुआ? पैसारा श्रेष्ठता को साबित करने के लिए होता था राहुल जी। अच्छा। कि बजाते बजाते ढोल की कस नहीं पकड़ी थे, जिस कलावंत ने दूसरे वाले के ऊपर से छलांग मार दी, अच्छा, ऐसा भी करते थे तो वो हार गया समझ लो। अच्छा, आगे लांग दिया उसको। ढोल सागर में संपूर्ण सब कुछ है, कई ताले। कुछ लोग ये बोलते थे इतने ताले, ढोल सागर, वो तो सागर है ना, जितना हम लोग जानते हैं वो तो बूंद के बराबर है, और जो हम जानते नहीं है वो सागर है। इवन एक गाँव बेटिन है का गौ संदेश देने का वास्ता भी ढोल प्रयुक्त हो दो। अगर आप दुर्भाग्यवश कई गाँव में आग लग गई है ना, उस गांव को सूचना देने का काम भी ढोल करता था। तो हमारा घर होता था मन्नान से लगभग सामने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे। मेरी माँ बोलती थी बगल में चाचा जी को, अरे जा भाई वो थक गए। तो मैं बोलता माँ तू कैसे समझ रही, आपने कैसे समझा? तो मेरी माँ बोलते देख सुन नहीं रहा। तो फिर उन्होंने वो ताल हमको बताया। भूगोल के हिसाब से तो हमारे गीत भी हैं। अब जैसे बहुत ऊंचाई वाली जगह पर जो हमारे झुमेले होते हैं, सांस लेने की जगह होती है ना, उसमें होली दे माता खोल वनी, और फिर सांस है। क्या कारण है कि जब जागर लगता है तो लोग नाचने लग जाते हैं? क्या कारण है? या धार्मिक अनुष्ठानों में ऐसी कौन सी वृत्ति है, कौन सा एलिमेंट्स है उसमें जिसकी वजह से ये सब होता है, उसमें वो काम करते हैं। अच्छा, बहुत फैसिनेटेड रहते हैं खासकर यूरोप के और यूएस के लोग हमारे फोक को लेकर के। वो लोग इतना जिस जिज्ञासा से ढोल सागर को समझना चाहते हैं और यहाँ के लोग को समझना चाहते हैं, एक तो उस जिज्ञासा के पीछे का मूल कारण आपको क्या लगता है उनको पढ़ाते हुए कि ये इतने जिज्ञासु क्यों हैं? और क्या वैसी ही जिज्ञासा हमें अपने लोगों में भी दिखती है, उतना ही सीखने की, उतनी ही क्यूरोसिटी जितनी उनमें है? कई बार क्या होता है कि जो कुप्रथाएं हैं उनको भी संस्कृति के नाम पर चलते रहने दिया जाता है, या छुआछूत है उसको बनाए रखा जाता है। आस्था और संस्कृति को संजोए रखने के लिए उस डिफरेंस को समझना भी शायद बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ के जो कलाकार हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कई कलाकार सड़कों पर हैं, और संस्कृति विभाग जो है उस पर कई बार ये बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं। मान लीजिए कि जैसे अभी उत्तराखंड को सौभाग्य मिला नेशनल गेम्स होस्ट करने का, वहाँ पर तमाम कलाकार बुलाए गए, देश भर से बुलाए गए। ऐसे ही कभी सैफ विंटर गेम्स के टाइम पे भी बुलाए गए थे, या इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनमें बुलाए जाते हैं, लेकिन स्थानीय कलाकारों को उतना स्पेस और उतनी पेमेंट हमारी खुद की सरकारों की तरफ से नहीं मिल पाती। उत्तराखंड में अगर परफॉर्मेंस हो रही है तो प्रीतम भरतवाण को, नरेंद्र सिंह नेगी को क्यों उतनी अच्छी पेमेंट नहीं मिले जितनी कैलाश खेर को या मीका सिंह को दी जाती है? Supported by Mukteshwar Himalayan Resort and Pithoragarh Group of Institutions. Pithoragarh Group of Institutions, best professional college in Kumaon region. नमस्कार, बारामासा पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
इस सेगमेंट में अमूमन हमारे साथ एक व्यक्ति होते हैं जिनको हम इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, उत्तराखंड की लोक संस्कृति की एक पूरी यूनिवर्सिटी हमारे स्टूडियो में है। वो अपने आप में एक संपूर्ण विश्वविद्यालय हैं। उत्तराखंड के लोक से तप कर निखरे एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जो खुद एक पर्याय बन चुके हैं, जिनका नाम उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक पर्यायवाची कहा जा सकता है। ऐसे पद्मश्री प्रीतम भरद्वाज जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बारामासा में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल कोठियाल जी, आपको और बारामासा के जितने श्रोता हैं सबको मेरा प्रणाम निवेदित है। Mukteshwar Himalayan Resort, close to nature, come and relax. आपसे जैसा मैंने कहा कि आप अपने आप में एक संपूर्ण विश्वविद्यालय हैं। आपसे सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं, देश दुनिया के तमाम लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हमारी भी आज के पॉडकास्ट में कोशिश होगी कि आप समुद्र रूपी आपका जो अनुभव है उसमें से एक कलश हम भी लें और अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तो इससे पहले की कहानी से मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि आपकी पहली मेमोरी जो है, पहली याददाश्त अगर आप याद कर पाएँ संगीत से जुड़ी हुई, पहली बचपन की वो मेमोरी कौन सी है जो आपको बार बार याद आती हो या पहली मेमोरी के रूप में याद आती हो? ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में, मेरे पिताजी जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे पिताजी जागरी हैं, गीतांग, जागर गीत ही है राहुल जी। जागर गीत, पवाड़ा गीत, थड़िया गीत, चंपुला गीत और गीतों के प्रकार होते हैं। तो मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी और मेरे ताऊ जी, ये तीनों सुबह हमारे यहाँ भरत जी की नौबत बजती थी। तो बाल्यकाल से ही कानों में अब वो नौबत, वो गीत, वो मन्नाड़, वो पवाड़े, वो जागर, वो सब गूंजते रहते थे। और पहली बार जब एक पवाड़ा मैंने अपने चाचा जी के श्रीमुख से सुना, बहुत छोटा था मैं उस समय, तो वो पवाड़ा गीत मतलब जो वीर रस पर आधारित होता है, जिसमें वात्सल्य भी होता है, जिसमें राजकुमारों का वर्णन होता है, प्रणय गाथाएं जो होती हैं उनको हम पवाड़ा बोलते हैं। तो उसका मेरे मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ा। और इनफैक्ट एक दिन ऐसा हुआ कि उस ज़माने में डे नाइट की बारातें हुआ करती, तो मेरे चाचा जी और एक हमारे यहाँ हमारे जिया जी थे, तो कहीं हम गांव में गए, तो रात को जब पवाड़ा गा रहे थे तो हमारे चाचा जी और हमारे जो जिया जी थे उनको थक लगे। उन्होंने कहा जी अब बंद करते हैं, अब सो जाते हैं, लंबी रातें थी, लेकिन हम थके हुए हैं, पैदल आए हैं। तो मैंने कहा जी मैं गा दूं, जो आपने बाकी जहाँ तक रह गया ये कथा सार, उसके आगे मैं गाता हूँ। और क्या उम्र रही होगी आपकी? उस समय करीबन 10-11 साल की उम्र रही होगी ये, करीब लगभग, बहुत छोटा था मैं। मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक हुड़की बना रखी थी छोटी सी की, अच्छा, उसको मैं अपने गले में टांगता था और बजाता था। तो मैंने जब वो, मुझे कहानी याद थी क्योंकि वो पवाड़ा, वो जागर मैंने सुना हुआ था उनसे कई बार, तो मुझे वो शब्द पूरे याद थे, पूरा कंठस्थ था जी। और मैंने जब सुनाया तो जो बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा अरे बच्चा आ गया, ये तो सो रहे हैं। तो मैंने जब सुनाया तो सब बैठ गए तो फिर अगले करीबन 1.5 घंटे तक मैं गाता गया उसे। तो उसका बड़ा मेरे को, क्योंकि अपनी आवाज़ जब आप गा रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ आपके कान तक आती है, वो आपका खुद का मॉनिटर होता है। तो वो जो एप्रिसिएशन था कि उस ज़माने में सब मुझे प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग अपने गोद पे बुला करके दुलार कर रहे हैं, कोई मुझे पैसा दे रहा है, तो वो उसके बाद मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं गा सकता हूँ, मेरे ख्याल से। मतलब उस उम्र में ही वो मोटिवेशन मिल गया था, ये समझ आ गया था कि ये पैशनेटली मेरे को ये काम करना है। फिर किसी और विधा की तरफ जाने की कभी सोची ही नहीं? तब नहीं सोची जी। और फिर 13 साल की उम्र में मैंने अपने घर से बाहर कार्यक्रम करा, बनासकंडा एक गाँव जगह है धनोल्टी से पहले, फिर मसूरी, और पिताजी ने मेरी स्कूलिंग अच्छी कराई। पर मुझे ये कहा कि बेटे अपने जड़ों से जुड़े रहना, आप जो हमारा लोक संगीत है, जिसकी वजह से हमारे देवता भरत जी देवता हैं, भरत जी महाराज हमारे देवता हैं, तो उसी की नौबत सुबह सुबह बजती थी, और माँ सुरकंडा देवी की। तो उन्होंने कहा कि बेटे ये हमारे इष्ट देवता हैं, जीवन में कुछ भी करो अपने इष्ट देवता। मेरी माँ आज भी कहती है कि बेटा कहीं भी जाओ, स्टेज कार्यक्रम जहाँ भी आपके होते हैं, आप धुयाल बजा दो भरत जी देवता की एक, उसके बाद आपकी जय होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो रहा, स्कूल के साथ साथ गायन भी चलता गया। छुट्टी के दिन घर आओ तो हमारे यहाँ महफिल जम जाती थी, सारे गांव के लोग, चाची लोग, मेरे
हमारे जिया जी लोग तो शाम को जाकर पवाड़ चले थे, या तो मैं थाली बजा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो एक्टिविटीज़ होती थी, तो पूरा वो कहता, मैं कई बार कहता हूँ कि मैंने मेरे वो पानीपत की लड़ाई, वो जो किस्से उसके होते हैं इतिहास के, वो मैंने उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, मेरा सरोली पे रहा, सुम्याल पे रहा, वो ज़्यादा काम आ रहे हैं मुझे। थोड़ा सा बचपन के बारे में और बताइएगा, कौन सा गांव था जहां आपका बचपन बीता, कौन से स्कूल थे जहां से आपकी शुरुआती पढ़ाई हुई? जी, मैं सिल्ला गांव है मेरा, कोटियाल जी सिल्ला, ये बिल्कुल आप रायपुर से अगर जाएंगे तो रायपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर सिल्ला गांव है। वो डिस्ट्रिक्ट देहरादून ही डिस्ट्रिक्ट, पड़ता है या वो टिहरी? जो हमारा बिल्कुल एक नदी है बीच में, जी। वो इधर देहरादून में हो गया, तो एक तरह से हमारा जो डांडा है वो टिहरी में, और जो हमारा गांव है वो देहरादून में है। एक नदी है बीच में बस। अच्छा। तो हम सुरकंडा देवी हमारा सिरान से मतलब धरी, कि भगवती हमारे सिराने हमारे सर के ऊपर है, तो मेरा गांव है। और पढ़ाई आरंभिक गांव में हुई, फिर उसके बाद मैं थतीउड़ चला गया, और फिर मसूरी से मेरी पढ़ाई हुई। अच्छा, उसके बाद मसूरी से पढ़ाई हुई। अच्छा, और कितना कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी रही हमारा उस समय के समाज में, हम लोग उस समय क्या, मतलब आज भी हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि पिताजी आपका मूलतः फौजी का ही काम करते थे, तो हम देखते हैं कि एक तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा वो नहीं होता है, और उस समय में तो थोड़ा चैलेंजेस और भी ज़्यादा थे, तो उस फ्रंट पे कैसा रहा? मतलब पिताजी लोग जागरी थे, अपने गांव की वृत्ति होती थी हमारी, जो पिताजी अपने ढोल दमों से, अपने जागर मन्नान से, डडवार प्रथा उस समय हुआ करती थी, उस डडवार के साथ साथ मेरे पिताजी जागरी रहे। तीन भाई थे मेरे पिताजी, चाचा जी और ताऊ जी, ये तीनों भाई जागरी थे। तो गोरिल देवता के जागरी और सुरकंडा देवता के, सुरकंडा माता के मतलब मन्नाणी। तो विभिन्न जगह जहाँ जहाँ गोरिल के अनुष्ठान होते थे, चाहे आपके टिहरी में चले जाओ, इवन बहुत सारे जगहों जौनपुर में, और भटवेड़ पट्टी, सकलाना पट्टी, बमुंड पट्टी, चंबा, तो मेरे पिताजी हर जगह जाते, तो इसलिए हमारे आय का स्रोत वो भी था मेरे पिताजी का। और हमारा जो गांव है बड़ा समृद्ध गांव माना जाता है। हमारे गांव में हमारे पंचराम नौटियाल जी एक ज्योतिषी होते थे, वो कुंडली के बड़े विद्वान थे। तो जब 5 तक का स्कूल था और इंटर कॉलेज कहीं आसपास में नहीं था, तो उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया, कहते हैं यार ये तेरा जो, मेरे को घर पे प्रीति बोलते हैं। अच्छा। मूल नाम तो मेरा प्रीतम दास है, तो भरतवाण तो हम लोग इसलिए लिखते हैं कि भरत जी के हम मौजी हैं। अच्छा। हमारा इष्ट देवता तो भरतवाण फैमिली में सभी लोग लिखते हैं मेरे बहादुर भरतवाण, बल्कि हमारे तो जागरों में भी बहादुर भरतवाण का एक जगह जिक्र आता है गोरिल के जागर में। अच्छा। कि उनका मंत्र जब कभी जागरों में पढ़ते हैं तो उनका नाम आता है बहादुर भरतवाण, क्योंकि भरत जी के हम लोग अजीब हुए। तो पंचराम नौटियाल जी ने कहा कि मैंने इस लड़की की कुंडली बना रखी है, नौटियाल जी अब तो खैर दिवंगत हो गए, और इसके ग्रह बहुत अच्छी जगह हैं, ये पढ़ लिख सकता है, इसको यार कहीं अच्छी जगह पढ़ाना, उन्होंने कहा। तो मेरे पिताजी फिर मुझे मसूरी ले गए पढ़ाने के लिए। अच्छा। और उस ज़माने में पिताजी ने फिर अपनी मशीन भी साथ में ले गई, और मसूरी में दिन में एक दुकान होती थी, जो दिन में जैसे संडे का दिन है तो पूरी दुकान के बाहर तब मशीन लगा देनी है, वो भी करते थे वो। और फिर हम कमरे में मशीन, मतलब उसकी सिलाई हाँ। मशीन उसका जिक्र आपके लेटेस्ट गाने में जो है, गाने में भी है जी, वो फोटो के संदर्भ में है पर। जी जी, हाँ। और पिताजी उससे भी पैसा कमाते थे, और अपने जागर जो अनुष्ठानिक जागर करने होते थे उससे भी आते थे, और मेरी पढ़ाई का खर्चा पिताजी ने मतलब हमको कभी कमी नहीं होने दी। और फिर आगे चल करके दिल्ली ले गए मुझे मेरे गाने का, उनको पता था कि इसको गाने का शौक़ है, बचपन से मेरे लिए हुड़की बनाई होती थी। दिल्ली ले गए। दिल्ली में हम लोग जब गए एक स्टूडियो में, तो उन्होंने कहा बेटे आप अभी आपकी आवाज़ पकी नहीं है, अभी बालपन है, गा तो आप अच्छा रहे। ये उस उम्र क्या रही होगी आपकी इस दौर में? मेरे पिताजी उस समय मेरे ख्याल से 14-15 साल। लेकिन पिताजी को इतना विश्वास आ गया था आपकी आवाज़ सुनकर कि ये रिकॉर्डिंग के लिए दिल्ली ले जाया जा सकता है। राहुल जी, आपको ताजुब होगा कि पिताजी ने जैसे कैसे करके 1000 रुपये उस समय एकत्र करे। अच्छा। और वो किराया, उसमें से मेरे लिए पैंट शर्ट भी बनाई नहीं। दिल्ली का किराया भी उस ज़माने में बहुत सस्ता होता था। हाँ, पर 1000 रुपये बड़ी रकम थी। एक हमारे भोपाल के इंद्रू मामा थे, वो उनके दामाद रहते थे रेगड़पुरा दिल्ली। अच्छा। उनके घर पे रहे, तो वो मुझे हर स्टूडियो में ले जाते थे
कि ये देखो जी सुनो, तो सारे लोग प्रोड्यूस जो होते थे स्टूडियो वाले खुश होते थे कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा गा रहा है बच्चा। वहाँ रहे हम, उनके गोविंद जी के थे, उनके घर पे रहे। फिर उस समय तो मैं आ गया, लेकिन दोबारा तब फिर मैं 90 में गया रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, नहीं तब आपकी उम्र कितनी हो चुकी थी लगभग? 90 में 20 साल की 20 साल की उम्र थी। 19 प्लस था मैं। तो आपकी जो पहली रिकॉर्डिंग हुई वो तब हुई, उसके पीछे की भी थोड़ा कहानी उसके बताइए। पीछे हमारे कमल नयन डबराल जी, स्वर्गीय कमल नयन डबराल जी होते थे, अब रहे नहीं, और मैं उनके घर पे रहा। उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी, स्टूडियो में ले गया मुझे, ले गए, और स्टूडियो में जा कर के तब मेरी रिकॉर्डिंग रंगीली बाबू जी के नाम से करवाई थी, रामा कंपनी में। और उसके पीछे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है राहुल जी, वो उस ज़माने में स्पूल में रिकॉर्डिंग हुआ करती थी ना, एक स्पूल होता था, आपने शायद देखा हो ना देखा हो। नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन सुना एक है। स्पूल होता था, उसमें गाने, तो जैसे मेरी रिकॉर्डिंग हो गई तो मेरा एक स्पूल हो गया ना। तो इस स्पूल में रिकॉर्डिंग हुई, तो जो प्रोड्यूसर थे रामा कंपनी वाले, उन्होंने 4 गाने करे उसमें रिकॉर्ड। उसमें तो मेरे नए वाले में तो नाम लिख दिया, प्रीतम भरतवाण लिखना शुरू कर दिया था मैंने उसमें, और 4 गाने किसी ऐसे स्पूल में रिकॉर्ड कर दिए जो मिला ही नहीं, उसमें नाम लिखना भूल गए, वो किसी और कलाकार का था। अब वो मैं जब भी जाऊँ तो उन्होंने कहा जी आपका तो भैया या तो उस ज़माने ऑडियो कैसेट आता था, तो उन्होंने कहा जी या तो 4 गानों की कोई कैसेट्स निकाल देते हैं, सिर्फ 4 आपके होंगे, 4 किसी और के, या फिर ऐसा करते हैं कि दोबारा गाओ। अब दोबारा गाओ तो उस ज़माने में तो अपने पैसे दे करके रिकॉर्डिंग करनी होती थी ना, और तब तो चाहे 150 रुपये 200 रुपये भी एक शिफ्ट होती थी किसी आर्टिस्ट की, तब भी महंगी थी उस ज़माने में। तो मुझे लगा कि अब म्यूजिशियंस को अगर बुलाऊंगा तो महंगा होगा फिर से, तो मैंने अपने चाचा जी को रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा चाचा जी आप मेरे साथ चलिए, और हम दिल्ली गए और अपना ढोल ले गए, अपनी हुड़की ले गए, अपनी थाली ले गए, ताकि म्यूजिशियंस को पैसा ना देना पड़े। और वो जागर गा लिया ज्ञानू माला का, और एक नाग देवता का जागर गाया, वो 30 मिनट की जगह पूरा करने के लिए। अच्छा, तो उसमें सिर्फ चाचा जी ने और आपने मिलके खुद से ही ढोल और वो। अच्छा, और अच्छी बात है, देखिए जो होना होता है कितना अच्छा होता है, वही सबसे ज़्यादा हिट हुआ। गाने तो हिट हुए ही, और उसके बाद फिर मुझे एक उत्साह मिल गया। तब मैं जिस भी रिकॉर्डिंग में जाऊं तो श्रृंगार गीत, कोई समसामयिक विषय पे गाऊं, और एक जागर, सब बोलते थे एक जागर जरूर गाओ। अपनी हुड़की लेकर के जाता था, अपना ढोल लेकर के। दिल्ली के जो म्यूजिशियन होते थे वो या तो हिंदी ताल बजाते थे, गढ़वाली हम बेशक गाते थे, लेकिन उनमें कहरवा, खेमटा, दादरा, दीपचंदी इस तरह का ही तो वो इस्तेमाल करते थे वो लोग। तो फिर उनको धीरे धीरे करके फिर हमने अपने ताल बजवाने शुरू करे। मेरे साथ एक लड़का बिज्जू, विजेंद्र बोलते हैं उसको, वो जाता था, तो हम अपने गाँवड़ी जो गाँव की ठेठ हमारी गाँव की लोक स्टाइल होती है उसमें बजाते थे। हम कहते थे जी ये बजाओ आप, तभी लगा क्योंकि फोक तो उसी में अच्छा लगेगा ना जी। लोगों ने भी वो रिलेट किया होगा, पहली बार कैसेट में उनको ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल मिला जी। हाँ, तो म्यूजिशियन भी फिर बजाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और फिर वो दौर तब से चल करके अनवरत चल रहा है जी। अच्छा, उस कैसेट में आपके खुद के लिखे हुए गीत भी थे? जी जी जी। अच्छा। मेरा राहुल जी जितने भी जागर हैं, जागर गीत हैं, कोई गीत मैंने गजेंद्र नौटियाल जी का एक गीत गाया है, लिखा हुआ उनका, बाकी सारे बाकी मैं खुद ही लिखता हूँ। बल्कि जागर भी मेरे जैसे कथासार, जागर मूल रूप से कथासार है। कथासार को शब्द शिल्प में ढाल करके सुरों और लय द्वारा जो कहा जाता है वो गीत बन जाता है। तो वो शब्द कौशल, वो कहानी को कथासार में गायन के साथ, धुनों के साथ गाना, वो कौशल आर्टिस्ट के पास होना चाहिए, और वो मुझे ईश्वर की कृपा से परंपरागत मिल गया। लेकिन श्रृंगार पे मैंने ज़्यादा लिखा सर। श्रृंगार मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं कि श्रृंगार में मैंने ओरिजिनल श्रृंगार सुने हुए हैं पवाड़ों में अपने पिताजी से, कथासार में जब वो गाते थे, चाहे वो सरुली हो, सुम्याल हो, राजुला हो, मालूसाई हो, चंद बदलसा हो, आपके बिजोरा हो, जितने भी प्रणय प्रसंग हैं, क्योंकि पूरी कथा में राजकुमारों के प्रेम का प्रसंग होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जितने ये नाम ले रहे हैं मैं उतनी बार टेम्प्ट हो रहा हूँ आपसे एक एक करके ये सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जिक्र इस बात का कि जैसे आपने लेखन का जिक्र किया, और मैंने पहला सवाल जो किया था वो आपकी पहली म्यूज़िक की मेमोरी से किया। तो म्यूज़िक तो आपको विरासत में मिला, आप बचपन से सुनते आ रहे थे, परिवार में लगातार एक परंपरा चली आ रही थी। लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और उसकी शुरुआत कैसे हुई? लिखने की ये था जी कि जैसे मैं कथासार को गाता था जागरों में, और जैसे रामायण मेरा प्रिय विषय है, मैंने महाभारत बचपन में ही संपूर्ण पढ़ ली थी, पूरी महाभारत।
अब मुझे भीम का प्रसंग अच्छा लगता था, जयद्रथ वध अच्छा लगता था, द्रौपदी स्वयंवर अच्छा लगता था। तो इनको तो मैं ढोल गले में डाल करके सीधा वो कथा याद करी और गा रहा हूँ। शब्द अपना आप भगवती की कृपा से आ रहे हैं, पिताजी लोगों जैसे करते थे। लिखने का ये लगा कि मुझे लगा कि जो पवाड़ा मैं गाता हूँ, जिस जागर पवाड़ा वीर रस को मैं गा रहा हूँ, वो तो 6 घंटे का है। उसको तो रात को हम शुरू कर रहे हैं तो अगली सुबह समाप्त हो रहा है। ये संभव नहीं है कि 6 घंटे तक, 6 घंटे का तो ऑडियो कैसेट भी नहीं होता। तो मुझे लगा कि कोई प्रणय प्रसंग इसमें से ले लिया जाए, वो कहानी ले ली जाए। तो कहानी ले ली, उसके बाद सरोली और सुम्याल का होता। तो अब क्या, अब इसमें करें क्या? अब कहानी में सरोली और सुम्याल में तो हम पौड़ा लगा रहे हैं, तेली बेमेली सारी रंधा बुद्धि लो बुद्धि नाता, अब वो चल रहा है। अब हमको लगा कि इसको अब थोड़ा सा म्यूजिक के साथ हमने गाना है, कॉर्ड बेस भी होंगे, रिदम बजेगी, वोकल होगा, तो इसको क्यों ना हम थोड़ा सा श्रृंगारिक रूप से गा लें। तब करा आहा सरली मेरू जिया लगेगी। तो मैं नौकरी करता था राहुल जी, पायराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, भारत सरकार का एक उर्वरक संस्थान होता था, उसमें मैं नौकरी करता था। उसमें नौकरी के में भी मेरे ये हाल होते थे कि अगर कोई अच्छा अफसर है तो मुझे छोड़ देता था। अदरवाइज मुझे कहते थे कि यार ये जो लड़का है 24 घंटे गानों में लगा रहता है ये काम बहुत कम करता है। और ये तो मेरे पास एक डायरी, एक पेन होता था। मैं शुरू में मैं मुंशी बना, अच्छा, किसी ठेकेदार हाँ, जी। मैं वही अभी आपको बीच में वही करने वाला था, क्योंकि अब 2 कहानियां एकदम पैरेलल आ गई है। एक आपकी नौकरी वाली कहानी और एक संगीत वाली जो चली रही है। ये कहाँ से, ये नौकरी वाली कहानी, संगीत तो अनवरत चल ही रहा था, वो दौर बढ़ ही रहा है, थोड़ा सा इसकी भी शुरुआत से जब मैं बताइएगा। पढ़ाई मेरी हो गई तो मैं PPCL कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करी मैंने। अच्छा, कहाँ थी ये कंपनी? प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ठेकेदार के साथ। कंपनी तो पब्लिक सेक्टर था, गवर्नमेंट का, भारत सरकार का उपक्रम। लेकिन उससे पहले मैं मुंशी बना एक ठेकेदार जी के साथ। कहाँ पे? दुर्माला, ये दुर्माला है आपका, हमारे गांव में ही है। वहाँ एक खनन कार्य होता था, तो उसमें मैं सूरत सिंह खरोला जी थे, उनके साथ में मुंशी बन गया। फिर एक सूरत सिंह भंडारी जी मेरे गांव के कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो बहुत एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके साथ में मुंशी रहा। अच्छा, तो मुंशी का काम होता है कि जितने लेबर हैं उनके नाम लिखने, और यही काम होता है, काम करवाना। तो कितना समय किया आपने ये करा होगा मैंने लगभग एक सवा साल। अच्छा, उसके बाद फिर नौकरी लग गई मेरी गवर्नमेंट में। तो वो उस दौरान में मेरे गाने ही होते थे। तो वो मुझे, जब मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई खनन कार्यों में, तो मैं वहाँ पर भी यही काम करता था। तो मेरे अधिकारी कुछ तो बहुत अच्छे थे। जब मैं गाता था ओकेजनली 26 जनवरी, 15 अगस्त या पर्यावरण का सप्ताह होता था, या जो ऑफिशियल इस तरह का, तो वो बड़े खुश भी होते थे। लेकिन ये वो दौर था, अब तक कोई कैसेट नहीं आई थी। तब तक कोई कैसेट नहीं आई थी। कैसेट तो 90 में शुरू हुई, नौकरी मेरी पहले लग गई थी 88 में संभवतः। अच्छा, और 2 साल के बाद फिर जब मेरी नौकरी लग गई, तो तब फिर मैं आकाशवाणी से, क्योंकि मैं 88 में पास कर लिया था मैंने ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो जब 88 में पास करा, तो थोड़ा सा ये लगा मुझे कि भाई अब जैसे नहीं होता है कि भाई अब गायक का टैग लग गया है कि ये गा सकता है लड़का ना। आकाशवाणी से गाने बजते थे। कितना मुश्किल होता था वो टेस्ट मतलब उसकी थोड़ा सा प्रक्रिया हमारे ऑडियंस के लिए बताइएगा। जी जी जी, उसको पास करने की क्या आकाशवाणी होती से एक फॉर्म मंगाना होता था द्वारा, केंद्र निदेशक चिट्ठी लिख करके, और फिर ऑडिशन होती थी, स्वर परीक्षा। तो मैं स्वर परीक्षा में गया। तो स्वर परीक्षा में मैं, मेरे चाचा जी और मेरे मामा जी को साथ में मैं इसलिए ले गया कि कहीं दूर है नजीबाबाद, पता नहीं कहाँ है। और हम चले, मैं जैसे परसों होने, तो हम आज ही पहुंच गए कि कल परसों 10 बजे देर ना हो जाए, गाड़ियाँ ना मिलें। तो जब वहाँ पर गए, तो वहाँ पर आकाशवाणी में एक विभूति भूषण भट्ट जी थे, अब रिटायर हो गए। उन्होंने, मैं अपने कागज़ लेकर के जब अंदर गया, तो वो कहीं मिल गए मुझे। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो बेटे? मैंने कहा जी मेरा वो है। कहते हैं, उन्होंने मेरी चिट्ठी देखी, उन्होंने कहते बेटे तो परसों है, तुम आज क्यों आए? तो मैंने कहा जी हमको लगा कभी देर ना हो जाए। तो उन्होंने कहा अरे यार तुम तो बहुत दूर से आए हो। अच्छे आदमी विभूति भूषण भट्ट जी, उन्होंने, क्योंकि ऑडिशन चल ही रहे थे ना रनिंग में, तो उन्होंने कहा यार, उन्होंने वहाँ अंदर बोला कि भाई ये जो लड़का है मसूरी से आया बेचारा, इसको लगा कि हम विलम्ब से न पहुँचे, तो कहते हैं इसका ऑडिशन आज ही ले लो। तो उन्होंने मुझे आज ही ऑडिशन ले लिया मेरा। तो मैं अंदर जब गाने के लिए गया, मैंने गाना गाया, तो ऑडिशन में जो जज बैठ रखे थे वहाँ पर्दे लगे होते हैं, दिखते तो है नहीं। अच्छा, पता नहीं होता है कौन ले रहा है। तो उन्होंने कहा जी आप अच्छा गा रहे हैं, पर आपके साथ कोई भौणेर नहीं है, जो भौणेर होता है ना, जो
आलाप देदन पिछड़ बैठे। मैंने कहा जी हाँ 2 तो आ रखे मेरे साथ, मामा जी चाचा जी थे ही। तो फिर मैं उनको ले गया, उन्होंने भौण गाए तो कहते हैं आप जाकर तुम्हारा अच्छा लग रहा है, ये गीत तुम्हारा अब अच्छा लग रहा है। तो वहाँ से शुरू हुई कहानी और फिर उसके बाद। और आकाशवाणी का पहला गीत आपका जो रिकॉर्ड हुआ, एक प्रसारित हुआ? वो गाया था मैंने, पवाड़ा गाया था और एक गीत गाया था, उसको सुना देता हूँ मैं आपको अगर आपको हो। वो था, गीत था मेरा, एक लोक गीत गाया था मैंने। ऐसा था। काली चूड़ी कांच माँ, काली चूड़ी कांचा महारानी, जगदम्बा माँ काली चूड़ी कांचा, हर सिला कांच माँ बदल की लाचा महारानी, जगदम्बा माँ बदल की लाचा। इतना याद है मुझे। और पवाड़ा गाया था इसमें एक मैंने जाकर। जी जी वो भी अगर आपको ध्यान हो जी, तो? वो था ऐसा कुछ। तेली बेमेली सारी रंधाऊ दिलो बुद्धि राता, एक गाडू छन घटुड़ी जोकी डांडियो छन मारुड़ी, हाँ मट्टी रे जसु यन जोकू ढूंग्यो रे जसु धना, तो मारा तेली मेली सारी माँ बीर भड़ बुद्धि हर बुद्धि रोती छन, गाढ़ा घटुड़ी छन जोकी डांडा मरुड़ी पड़ी छन, बार बिसी भैंसा डांडा मरुड़ी माँ छन जोका, जोकू ये को तो लाड़िक ओलो भड़ गड़ो सुम्याला, ये न सूर्या बांसुरी बजो दो डांडा मरुड़ी मजे, आम सी आम दिवासी जोत बंगलोर सी तितरी और छाट सी राधिका निमो को फाड़, कस्तूरी को डब्बा हाथ मरनी उठेंदी भयानी दरेंदी, सरुली कुमेण एक दिन समय पर कुमो का गड़मा वे की बसुली सुन लगी चा, अरे बसुली की भोण सरुली न जनी सुने, हेरे मन रे जुण मैन वे बसुलिया की जान, ये बड़ा हिट हुआ मेरा उस समय जी। ये मैंने पहली बार गाया जी वहाँ पे। और आपकी वो इतनी डीप है कि आप उस भाषा को जिस समय व्यक्त कर रहे होते हैं, एक अलग व्यक्तित्व आप में होता है। अच्छा, ये वही सुम्याल और कुमाऊं की राजकुमारी हाँ, की जो प्रेम कथा है, तो वो जो सरुली जो गीत है वो इंस्पायर्ड है इसी से? बिल्कुल। सुम्याल की बांसुरी सरुली कुमाऊं में सुनती थी जी। और उसने कहा ये इसको लाइए आप यहाँ पे। मैं वो बताते हैं कि वो उसने कहीं जाना पसंद नहीं करा, जितने लोग आए उसने कहा जी नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, कोई राजकुमार उसको पसंद नहीं आया, कोई भी, वो राजकन्या थी वो। लेकिन जब उसने फ्लूट बांसुरी सुनी तो उसको लगा ये जो भी हो ये मैंने इसी को जाना है। जी जी, तो वो प्रसंग मैंने लिया था। जब वो आता है वहाँ तो पवाड़े में तो इसको गाते हैं ऐसा, जब जो जागर लगता है रात भर, सरुलिन सुम्याल देखिए मन हर से गे, मन रे जुण मैन ये बसुनाक जान। तो मैंने इसको थोड़ा सा कंपोज करा फिर, आहा सरली, यही तो रहा होगा, यही बोला होगा उसने, आहा सरली मेरे जिया लगी गे तेरी रोत्याली मुखड़ी माँ, आहा अक बक सी रे ग्यों पहुँची तेरा कुमोगड़े माँ। उस तब फिर सरली की खूबसूरती और वो मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश करी, जिसको बहुत पसंद करा लोगों ने जी। अच्छा, ये क्या सरुली ही वो गीत था जिसने
सबसे वाइड लेवल पे आपका लोगों के बीच में बिल्कुल स्थापित कर दिया, या उससे पहले के जो गीत राहुल थे जी उनसे हो रंगीली चुका था? बाजी में बहुत अच्छे जागर थे। उसके बाद तौसा बो एक कैसे तौसा बो। जी, वो बहुत शानदार एल्बम था, टी सीरीज से रिकॉर्ड हुआ वो। पैंची माया, टक, सुबेर, रस्याण, सजिलो सिंगार, और उसके बाद सरोली आई। सरोली के लव सॉन्ग ने मुझे एक अलग सा वो दिया कि भाई ये बहुत अच्छा लिख सकता है, गाता तो है ही लव सॉन्ग को। और वो उसका जब बीसीडी बना राहुल जी, वो बहुत शानदार पॉपुलर हुआ। ये कैसेट आपकी कौन से साल में आई थी सरुली? शायद 2000 के आसपास, हाँ 2001 में, ऐसा शायद 2000 में। राज्य नया नया बना था या बनने की बस बुगाहट थी। 2000 में आना बन गया था राज्य जी। मुझे क्योंकि याद है, मैं शायद क्लास 8th में उस समय पे पढ़ता था, और मारुति 800 नई उस समय की गाड़ी होती थी, तो उसमें हमारे जो वो कैसेट प्लेयर ही लगता था कार में भी उस समय, तो उस कार में सरुली खूब बजा करती थी। और आप वो जो भगवती का एक जागर उसके बाद जो आपने गाया, पिताजी को वो इतना पसंद था, क्योंकि उस समय पे एक तो सीडी में तो ये है कि 3 नंबर दबाया 3 नंबर सॉन्ग प्ले हो गया, कैसेट में तो वो रिवाइंड और फॉरवर्ड करना पड़ता था। तो जैसे ही ख़त्म होता था मेरी ड्यूटी होती थी, पिताजी कहते थे दोबारा से रिवाइंड करो और फिर से इसको शुरुआत करो। वो वही लोग थे सर जो जिनकी वजह से, जिनकी कृपा से, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रही, और वो फिर आगे मार्ग प्रशस्त बनता गया। और आज भी हम तो ये कहते हैं कि उन्हीं का आशीर्वाद है, और हम तो अभी भी सीख ही रहे हैं। एक बार कुछ पंक्तियाँ उस जागर की। जय जगत बंदिनी भगवती नारायणी, प्रथमे शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटिका, चतुर्थे कुष्मांडा, पंचमे स्कंद माता, षष्ठमे कात्यायनी, सप्तमे काल रात्रि, अष्टमे महागौरी, नवमे सिद्धिका, नवदुर्गा भवानी नारायणी नमस्तुते। हाँ नारायणी ज्वाला दुर्गा भवानी, त्रिलोक तारिणी माँ जगदम्बा भवानी, उचारा सुरी थू निरुमहे माँ। हाँ मेरे अमासुर कंडा में पराज लगोलू, जस कुशल देली मेरी माता, हे मेरी माँ मैं बडूरी लगोलू, शत्रु संहारिणी वैर्यनाशिनी भगवती, ज्वालामुखी जगतबंदिनी नारायणी, सुरेश्वरी देवी भवानी माता। ये जाकर मैंने पहला कर दिया। अच्छा, तो हम वापस लौटते हैं उस पे कि सरकारी नौकरी और गायन ये दोनों पैरेलल चल रहा था। ये कब तक स्मूथली पैरेलल चला? और ये 2002 तक चला राहुल जी। 2002 में वॉलंटरी सेफरेट स्कीम आई भारत सरकार की। औद्योगिक प्रतिष्ठान उन दिनों तक बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो या तो ट्रांसफ़र पे जाना था मुझे, या तो मैं, और ट्रांसफ़र भी पटना जैसे जगह, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता था उनका मुख्यालय अमजौर बिहार में था। अच्छा, PPCL बोलते थे उसको। और या फिर वॉलंटरी सेपरेशन, एक तो वॉलंटरी वो होती है VRS जिसको बोलते हैं, एक सेपरेशन की भाई आपको 76 महीने की तनख्वाह दी जाएगी, आप नौकरी, तो वो वन टाइम मिलता है? वन टाइम मिलता अच्छा, है, उसमें पेंशन पोस्ट पेंशन ही नहीं हो। तो हमने वो रास्ता चुना, हमने कहा वहाँ नौकरी कहाँ बाहर जाए, और उस समय मन ये था कि कुछ भी कर देंगे अपने, ऐसी ख्वाहिश नहीं रहेगी किसी महल हो, कोई बहुत बढ़िया ऐसा कुछ ना हो, अपना गाना बजाना, अपनी हारमोनियम रहनी चाहिए। और तब तक मेरे 2-3 एल्बम बहुत अच्छे आ गए थे। अच्छा, तो तब मुझे ये साहस हो गया था कि मैं चलो कार्यक्रम वगैरह करके बच्चों को पढ़ाने लायक कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा, इसलिए मैं वो जो एल्बम्स आपके हिट हो चुके थे उनसे फाइनेंशियल बेनिफिट भी? हाँ, फाइनेंशियल वो वन टाइम, वो जो भी पैसा देते थे वन टाइम, कंपनी वाले तो कोई, हम लोग रॉयल्टी बेस पर तो करते नहीं थे तब, वो एक टाइम में पैसा दे दिया है उन्होंने जो मिल गया, लेकिन उससे हमारे खर्चे चले, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाए, वो उसके पीछे भी आर्टिस्ट का वही स्रोत है, आर्टिस्ट का ना, दूसरा तो कोई स्रोत था नहीं। जैसे आज के जो आर्टिस्ट हैं, हम जैसे बाकी यंग आर्टिस्ट को भी देखते हैं, तो वो लोग मंच वाली जो परफॉर्मेंसेज हैं
सभी लोग मतलब आज के आर्टिस्ट उनसे ज़्यादा अच्छा कमाई हो जाती है यूट्यूब पे तो जो बिल्कुल बना सही है कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अब जो कॉन्सर्ट्स होते हैं कलाकारों को, उसमें वही एक माध्यम रह गया है। पहले तो ऑडियो कैसेट्स बनते थे, 8 गाने बनते थे, तो कुछ ना कुछ उसमें मिल जाता था। अब तो अगर कॉन्सर्ट्स हैं तो अब तो सारे पूरे पूरे वर्ल्ड में है ये बात। जो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो डिपेंड ऑन द कॉन्सर्ट्स हैं वो सारे। अदरवाइज़ तो या फिर यूट्यूब के किसी के अपने विंडो हैं, अपने चैनल्स हैं, उसमें कुछ अच्छे कंटेंट जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत अर्न उसमें है, अदरवाइज़ तो कॉन्सर्ट्स पर डिपेंड। हाँ, लेकिन एक गाने में जितना इन्वेस्ट हो जाता होगा उतना तो बहुत यूट्यूब से नहीं आ पाता ना होगा। बिल्कुल नहीं। अब तो बहुत ज़्यादा वो है, फिर वो कंटेंट कितनी देर का है, कैसा है, कितनी, फिर लाखों की संख्या में उसको कोई सुन ले तब जा करके थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन क्योंकि आर्टिस्ट को बना रहना है और आर्टिस्ट गाने के बगैर रह तो सकता नहीं, इसलिए वो चलो एक्सपोजर प्लेटफॉर्म तो है रावल जी। आपको ये डिपेंड नहीं होना पड़ता कि आप कैसे बनाएंगे, आपके कंट्रोल आपके हाथ में है कि आप बनाएंगे, फिर अपने हिसाब से आप उसको शूट करेंगे, अपने सब कुछ करेंगे, लेकिन और जब चाहो तब आप रिलीज़ करेंगे, लेकिन आय का स्रोत इतना अच्छा नहीं है उससे। जी जी। अच्छा, पहले जैसे दादा आप लोग जब कैसेट पे रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय पे पूरा फोकस संभवतः अपनी गीत पे और लेखन पे रहता होगा, लेकिन अब क्या वीडियो भी ध्यान में रखना पड़ता है लिखते समय भी कि इस विजुअली कैसा बिल्कुल जी। अभी गाने लिखते समय फिर उसको लिखो तो फिर उसके बाद उसको शूट करो, फिर वो डायरेक्टर, अब तो लड़के हैं जो करते हैं, यंगस्टर्स अच्छे आ गए राहुल जी। अब तो ये है कि नए बच्चे जो करते हैं उनके पास अच्छे आइडियाज़ भी होते हैं, और हम कहते हैं तुम करो बेटे, लेकिन इसके गाने की मूल जो मौलिक स्वरूप है इसको नहीं मरने देना, उसको एज इट इज़ रखना, और बाकी वो कर सकते हैं। आज का नौजवान तो आज के हिसाब से करेगा, तो ये तो है। हाँ। अच्छा, मैं जो हमारी यंग ऑडियंस है उसके लिए मैं थोड़ा सा ये भी चाह रहा हूँ कि आप ना जो शब्द हैं, जो हमारी टीम में ही जैसे सब यंग बच्चे हैं जो कैमरे के पीछे हैं, तो ये सब बच्चे मंडाण जानते हैं, जागर, मतलब इन्होंने सुने हुए हैं ये शब्द, लेकिन मंडाण, जागर, पैसारा, चांचड़ी, धुयाल, पवाड़े, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये बहुत सारी यंगर जनरेशन जो गाँव में नहीं रही उसको इन डिफ्रेंसिएशंस के बारे में नहीं पता। जी, धुयाल है, जैसे अभी हमने एक छोटा सा प्रयास करा है, एक छोटी सी एकेडमी बना रखी है राहुल जी, सहसदारा रोड पे है, और उसमें काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, कुछ को मैं ऑनलाइन भी बता रहा हूँ, और बहुत 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम शुरू करे इधर रायपुर में, एक दुकान, एक उन्होंने एक अपना ऑफिस बना दिया है, और जा रहे हैं ढोल दमाओं को लेकर के, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, उसको एक अच्छा सा उन्होंने वो दे दिया है। क्या है कि ढोल दमों, हमारे जो ताल हैं, लोक ताल हैं, इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है नई जनरेशन को ना। और धुयाल है तो धुयाल का मतलब होता है देवताओं की स्तुति को आरंभ करने का ताल, वो धुयाल हो गया है। और उसमें अलग अलग जगह अलग अलग धुयाल बजती है, डिफरेंसेस हैं थोड़ा, जैसे कोस कोस पे पानी, कोस कोस पे पानी, लेकिन मौलिक उसका ये एक जैसा ही है। उसका कुछ उदाहरण आप जी, छोटा सा जैसे धुयाल हम बजाएंगे तो भगवती की धुयाल होगी, नरसिंह की धुयाल होगी, धुयाल तो लगभग एक जैसी होती है। रुजेंदा तुजनन कृदु जनदाना कृदे कृदु जनन कृदु जनते कृदु गंदातान कृदे कृदु गंदुंदाना कृदे कृदु जनदा। तो यही धुयाल, अगर तो यही धुयाल थोड़ा सा और जगह बजेगी तो थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा, गंता करना ना करता गंता करना ताकता कृदु गंता करना, तो ये धुयाल हो गई। फिर मन्नाण है, मन्नाण भी हमारे यहाँ लहरी एक विधा, हमारे यहाँ जो जागर में लहरी बोलते हैं उसको। अच्छा। तो लहरी का जो जागरी छन, बहुत पुराना लोग, वो पुराना लोग क्या कथा कि जन देवता बैठे हैं छन, और कोई देवता नाचुण नहीं छे, कोई बहुत देर हो गई स्तुति हो रही है, नहीं नाच रहा है वो देवता, तो जो अच्छे जागरी होते थे वो बोलते थे लहरी को और अच्छे ढंग से गए भाई। लहरी मतलब वो कथासार जो जिन शब्दों का असर पशुआ के जागृत करने में, हाँ जी, उसके मस्तिष्क पर, उसके सबकॉन्शियस पे असर हो, लहरी। फिर फिर हमारो मनाण को एक जब देवता नाचने लगे, जैसे जैसे हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारा लहरी का जैसे इस तरह का पार्ट है, जैसे ये बाली संध्या वेगे मेरा प्रभु उदंकारी काठों, ये उदंगारी काठों, ये बाबा वाली जा डोली गे। अभी तो सांझ का गाना जाकर लगने लगे,
या बूढ़ो जालो राये बोलो यसी को बीरद ये असी को बिरद बोलो बाबा बूढ़ो जालो राय ताचिनिंदा जिंग जिंग ताचिनिंदा जिंग जिंग ताचिनिंदा जिंग जिंग ताचिनिंदा जिंग जिंग ताचिनिंदा जिंग ये बालो बूढ़ो जालो राय रेगे जलम को यो तो करम कुरे नाटो रेगे बूढ़ो जालो राय। तो ये कथा सार सुनाया जा रहा है, इसको लहरी पाठ। लहरी का जितना अच्छा जागरी कोई होगा, गीता मतलब जो कंठ वाला, जो उड़ के भी अच्छा बजा रहा है, ढोल पे भी जो भी, और उसके बाद पसवा सुन रहा है, क्योंकि पसवा तो माध्यम है ना, पसवा सुन रहा होता है, तो उससे उस सबकॉन्शियस जागेगा उसका। और उसके बाद जब वो नाचने लग गया, देना वो ये जेलियो राजो राजो मेरा राजो देना वो ये जेलियो सृज बंसी राजा राजो फिर उसके नृत्य वो नृत्यमय समाधि बन जाएगी, फिर नाचने लग जाएगा। तो इस तरह से जो है ये हमारा जागर का पार्ट होता है। धुयाल है, जैसे आपने कहा नौबत। पिथौरागढ़ Group of Institutions, best professional college in Kumaon region. नौबत उषा काल में होती है, शयन काल में होती है, भोग नौबत भी बजती है। तो जैसे बद्रीनाथ जी में है, तो बद्रीनाथ जी में शयन काल की नौबत भी है। कि देखो कितना बढ़िया है राहुल जी, आप देखें उसको कि हमारे यहाँ दुनिया में ढोल को मूल रूप से अंग्रेजी में ड्रम कहते हैं, आप जानते ही हैं। और है कहीं कहीं ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्टिविटीज़ है, जैसे ग्रीस में है, श्रीलंका में भी है, साउथ में भी है। साउथ में मैंने देखा तिरुपति बालाजी के मंदिर में भी ढोल होता है। वहाँ जब आरती प्रसाद लगता है तो वहाँ पर उनके अपने मृदंग होती हैं, और वो एम्प्लॉइज हैं वहाँ पर उसको बजाने वाले। बद्रीनाथ जी के शयन काल में औजी की एक ताल बजती है। प्रभुदास जी वहाँ एक औजी थे, अब नहीं रहे, उनका बेटा है अब। तो वो बद्रीनाथ जी को जब श्रृंगार हो जाता है तो फिर एक भोग नौबत वो शयन काल की नौबत बज जाते हैं। और उषा काल में, प्रभात काल में बद्रीनाथ जी के को ये जगाते हैं उस ढोल से। ये ताल मतलब कि प्रभु जी अब आप जाग जाइए, लंबी पंक्ति लग गई आपको देखने वालों की, और आप जागिए, आप विश्व का कल्याण कीजिए। आपको कहाँ कहाँ से लोग आ गए, अब न जाने कितने लोग आपको, अब आप जागिए, अब प्लीज़ आप जागिए। और फिर वो जगाएगा, फिर वेद पाठी जाएंगे, वेद मंत्र होंगे। तो परमात्मा को शयन काल से जगाने की अवस्था के लिए ढोल दमों का इस्तेमाल हो रहा है। शयन काल में कि प्रभु जी अब आप थक गए हैं, दिनमान न जाने कितने लोग आपके पास आए, कितनों ने कितना कुछ नहीं मांग लिया, आप देते रहे दिनमान, आपने खाना भी टाइम से खाया कि नहीं खाया, अब आप विश्राम कीजिए। तो वो वैसे ही सुरकंडा की नौबत है, राजराजेश्वरी की नौबत है, नरसिंह देवता की नौबत है, नागरजा देवता की, जो ग्राम देवता का बड़ा महत्व होता है नौबत में सर। जहाँ आप हैं, आपका जो ग्राम देवता है, स्थान देवता, इस यहाँ पर हमें यहाँ का स्थान देवता है जिसको हम भूमियाल कहते हैं। तो उसकी नौबत, उसके लिए उस देवता को, उस देवत्व को, उस स्थान देवत्व को, चाहे कहीं वो भरत के रूप में, तत्व तो एक ही है सब में, चाहे राम हो, श्याम हो, कृष्ण हो, राधा हो, सुरकंडा हो, अपने इष्ट देवता को जगाने के लिए जब आप उषा काल में, प्रभात काल में ही सूर्यदीप तू काठो उदंकारे काठो ये गे बालो रे सूरज गुदेंता तू गेंता गेंता जनता तू जनता नेता बिजगे न पंच नाम देव बिजगे खोली को गणेश वेगे उदंकारी काठा बिजगे नौनार सिंह बिजगे भगवती जगदम्बा बिजगे राजेश्वरी बिजगे भगवती सुर कंडा ता हृदय कृता कि तू जंग हृदय तुमता तुमता निंता तुम करा तुमता। ये सुबह के समय कि अब हमारे देवी देवता जाग गए हैं। तो वो नौबत हुई। नौबत आपने बड़ा अच्छा प्रश्न करा ना कि ये नौबत है। और ये पैसारा क्या हुआ? पैसारा श्रेष्ठता को साबित करने के लिए होता था राहुल जी। अच्छा। वो उस समय, उस जमाने में क्या होता था कि
बहुत सारे हमारे ऐसे लोक अनुष्ठान थे, लोक परंपराएं थी। पैंसारा मूल रूप से बहुत श्रेष्ठ कलावंत कोई औजी है। अच्छा। आओजी मूल रूप से भगवती पार्वती और भगवान शिव के आपसी ढोल सागर के संवाद में क्या हुआ, प्रयुक्त शब्द है आओ जी गुणजनन दास जी। आओ जी मतलब आओ जी, अब रास्ता आओ जी होगा ना, वो बोल रहे हैं आओ जी प्रभु जी आप सुनाइए कुछ, हम आज आपसे बात नाद ब्रह्म पर, स्वर ब्रह्म, ताल ब्रह्म, लय ब्रह्म पे बात करनी है मुझे आज। तो वो आओ जी। तो जो औजी बहुत अच्छे होते थे, जानकार औजी, कंठ के जानकार, हाथ ढोल पे बहुत ज़बरदस्त, हुड़के पे डौर, थाली, तकली। तो वो जब बारातें कहीं आती थी, आज इस गांव की बारात यहाँ रखी, कोई मेल उचु, कोई रोख उचु, वही ज़माना में नौरता भी बहुत उनका। तो कई जब कलावंत, श्रेष्ठ कलावंतों का एक समागम है, 2 गांव के लोग हैं, 3 गांव के लोग बैठे हैं जन, तो एक पैसारों का आयोजन उन भाई आज देखता कि भाई श्रेष्ठ औजी को जन। अच्छा, वो एक प्रतिस्पर्धा थी अपने अपनी। एक हाँ जी, वो प्रतिस्पर्धा थी। तो गांव की थात बजली, बल्ल तेरा गांव की थात बजली तो मेरा गांव की भी थात बजली, तेरा गांव की जय वृद्धि बजली तो मेरा गांव की श्री वृद्धि बजली। तो आपस में जब वो बजाई होती थी तो कई बार तो वो इतने सौहार्दपूर्ण ढंग से होती थी कि कोई ये नहीं करते थे कि कोई हारा न मैं जीता न तू हारा, ऐसा भी होता था। लेकिन कई बार वो आपसी रंजिशों में भी बदल जाता था, इसलिए उसमें विराम दिया गया फिर बाद में, क्योंकि गांव के लोग इन्वॉल्व हो जाते थे ना। अच्छा, उसको रोका गया। एक रोका भी क्या कह सकते हैं, लेकिन ये कहा कि इसको करना है तो सौहार्द में पूर्ण में करो। अच्छा। यानी कि 2 गांव की प्रतिष्ठा का विषय बना करके अब आप करोगे, तब तो फिर गांव एक दूसरे के गांव के सुन रहे थे, भाई हमारे कलावंत इस समय फलाने गांव के कलावंत के साथ वो एक तरह से मैच ही होता था वो, ये दोनों आपस में अपने आप को बजाई और गायन में श्रेष्ठ कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि नहीं जी, वो कहता था तेरा गांव, तुम्हारो गांव थाती में बड़ो चे तो हमारो धन में बड़ो चे, तो उस तरह की बातें होती थी। तो वो कई आपस में फिर आपस के लोग लड़ पड़ते थे, ईगो का क्लैश हो जाता था। तो तब वो बड़े फिर कालांतर में पैसारा खेलने वाले तो अब है ही नहीं, दद्दी का पैसारा। आपने अपनी मेमोरी में देखा है पैसारा? हाँ, मेरे पिताजी करते थे पैसारा। अच्छा। जी, मेरे पिताजी करते थे पैसारा, अभी भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, पर अब बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से करते हैं, पर बहुत कम ये अनुष्ठान, अब प्रतीकात्मक ज़्यादा रह गया है। ज़्यादा रह गया, लेकिन बड़ा अच्छा ताल होता। फिर वहाँ भी ताल बजाने होते थे। अच्छा। अब वो जो बजाएगा कई पैसारा में कम से कम 20 ताल होते थे, एक ताल थोड़ी कई ताल बजते थे, तो वो भी बजाएगा। फिर इवन ये मानते थे कि बजाते बजाते ढोल की कसनी पकड़ी थे, जिस कलावंत ने दूसरे वाले के ऊपर से छलांग मार दी, अच्छा, ऐसा भी करते थे, तो वो हार गया समझ लो। अच्छा, आगे लांग दिया उसको। लेकिन तब वो ये फिर रंजिशों में बदला। फिर बाद में पता चला कि ये पैसारा तो ख़त्म हो गया तात्कालिक रूप से, फिर वो आगे जा कर के रंजिशें बढ़ गई, तो उनमें तब विराम दिया। लेकिन फिर एक कालखंड ऐसा आया कि जब वो सौहार्द के लिए होने लगा कि भाई आज इतने लोग बैठ रखे हैं। होता तभी था, अरे यार फलाने गांव के कौन आ रखे हैं, वो आ रखे हैं जी, हमारे गांव से आज एक पैसारा हो जाए, ऐसा करते थे। ढोल सागर का आपने इसी में जिक्र किया, तो उस पर थोड़ा सा और विस्तार से बात करते हैं कि ढोल सागर मूलतः मौखिक परंपरा है जो पास ऑन होती है जनरेशन्स टू जनरेशन। तो ऐसी मौखिक परंपराओं को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाना, और आप तो विदेशों में भी आपके शिष्य हैं, तो उसके क्या चैलेंजेस हैं फिर? ढोल सागर मूल रूप से, ढोल सागर अपने आप में इतना वो है कि जो भी कलावंत रहा होगा, जिस कलावंत ने, क्योंकि किसी चीज़ को अनुभव करके फिर वो लिखा गया होगा कि वो ढोल को जब ढोली ने बजाया ता, तो वो जो हाथ उसमें ढोल में मारी ता 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 ता, कौन सी आवाज़ निकल रही है, तो उसने जज करी कि ये ता तुन तुन ता जह जह ता। तो ढोल में 7 भूखंड, नवखंड, तल, आकाश, धरती, 14 दिशा, पशु पक्षी, और हमारी जो ग्रीन सस्टेनेबिलिटी है भाई साहब, जो हमारा इको है, उसका बड़ा जिक्र है ढोल सागर में। अच्छा। और उस ज़माने के लोगों ने हमारी डाली बूटी, डांडी, हमारा डांडा कांटा, हमारी गाड गदनी, हमारी हौल तांगल, हमारी समृद्धि, यूँ डालो बेटिन, और
74 से भी अधिक प्रकार का पक्षियों का नाम छनवे पर। ये तब जूंदा रला जब हमारी धरती जीवंदी रली, ये जीवंदा रला त ये प्रकृति जीवंदी रली त हम जूंदा रला तालों, क्योंकि ढोल सागर सिर्फ गायन बजान तक उनका जिक्र वादन के रूप में है। ढोल सागर में संपूर्ण सब कुछ है, कई ताले। कुछ लोग ये बोलते थे इतने ताले, ढोल सागर, वो तो सागर है ना, जितना हम लोग जानते हैं वो तो बूंद के बराबर है, और जो हम जानते नहीं हैं वो सागर है। हम लोगों ने तो कुछ ही तो जाना होगा। एक इंसान की बुद्धि कितना जान सकती है, कितना पढ़ सकती है, वो लिमिटेशन तो इंसान के तो लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो सागर है। तो उसको हमने मौखिक भी सुना हुआ है, कुछ इसके खंड भी मिलते हैं जो लोगों ने लिखे हुए हैं, कईयों के पास हैं भी। लेकिन ढोल सागर में तालों का जिक्र है, गायन का जिक्र है, और संवाद है वो भगवान शिव और पार्वती का अपने आप में। अच्छा, हमारे ढोल जो है पहाड़ का मूल भी कहा जा सकता है वाद्य यंत्र। हमारे भूगोल से किस तरह से जुड़ता है, उसके कुछ उदाहरण, और ऋतुओं से किस तरह से जुड़ता है? क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि पहाड़ में जब बारात जाती है, चढ़ाई पे चढ़ती है तो अलग तरह की ताल बजाई जाती हैं, तो उसका जो संबंध है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल राहुल जी, आप देखें हमारे ढोल में गढ़ छालोचा, उकाल, ऊंदार, इवन एक गाँव बेटिन हैका गाँव संदेश देने का वास्ता भी ढोल प्रयुक्त हो दो। अगर आप दुर्भाग्यवश कई गाँव में आग लग गई है ना, तो आपने दूसरे गांव में नहीं दिख रहा है, उनके यहाँ दिख नहीं रही है आग, सामने आपका गांव है, वहाँ दिख नहीं रही है, उनके नीचे से जंगल धधक रहे हैं, उस गांव को सूचना देने का काम भी ढोल करता था। उसमें कुछ ताल होती थी, उसमें ताल जैसे मैंने अपने पिताजी को देख रखा है कि मनाण, दिवाली के दिन मनाण लग रहा है। अब अकेले बहुत देर तक, गांव तो पूरा है, जो एंजॉय कर रहा है वो बजाने वाले अकेले हैं। तो हमारा घर होता था मन्नाण से लगभग सामने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे। तो वो अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो थक गए हैं। अच्छा। तो फिर वो उसमें शब्द बजाते हैं वो, और ये तो फिर मेरी माँ बोलती थी बगल में चाचा जी को, अरे जा भाई वो थक गए। अच्छा। तो मैं बोलते माँ तू कैसे समझ रही, आपने कैसे समझा? तो मेरी माँ बोलते देख सुन नहीं रहा। तो फिर उन्होंने वो ताल हमको बताए। तो वैसे आग लगने के भी ताल होते थे। शब्द जब 2 गांव की बरातें आपस में जाती थी, शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। शब्द जो होते शब्द ही मेन है राहुल जी। अच्छा। जिस तरह क्या कहेंगे कि आप ठीक हैं, आप कलावंत हैं, आप गायक हैं, सब कुछ है, बढ़िया हैं, आप मल्हार को बहुत अच्छा गा सकते हैं तो आपको गायक माना जाएगा। आप तो भैरवी का ठाट बहुत अच्छा तान ले सकते हैं, आप टेलर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप शेरवानी कोट बंद गले का बिल्कुल फिट कर दे तो आपकी बात मानी जाएगी, पैंट शर्ट तक बात नहीं बनेगी। तो वैसे शब्द में जो पारंगत है वो समझो कि वो कलावंत श्रेष्ठ है। तो शब्द में उस समय भी जब एक गांव की बारात दूसरे गांव जा रही है तो इधर का वो आगवानी होती थी, बारातें मूल रूप से तो आगवानी होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को श्रेष्ठ करने वाली भी बात होती थी। इधर से धोयाल बज रही है तो उधर से वो बजाएगा, उसको लगता था। फिर उसको प्रवोकेशन वाले बहुत होते थे ना बाराती, अरे आज तो यार नाक ऊंची रहनी चाहिए, जरा बजा यार कुछ बढ़िया। अच्छा, वो उधर कुछ उकसाव है कि बजा देता था, कई बार ऐसा भी होता था। तो इधर से भी ऐसा होता था, तो लंबे घंटों तक वो चलता रहता था। तो वैसे ही ढोल संदेश वहाँ के, आप गढ़ छाला गाड़ का किनारा चल न गया तो एक लांकुड़ी ने बजनू डिंग ना दे। अब उसके पीछे जोग्राफिकल कंडीशंस है, बिकॉज आप उसके किनारे किनारे चल रहे हैं ना, आपका बाटा बहुत सांगड़ा है ना, छोटा छोटा बाटा है ना, और आपने जो ढोल को पकड़ भी रखा है, एक हाथ से पंजा तो लग नहीं सकता उस समय, तो एक लांकुड़ से बज रहा है। धार पलटो बजनो, चढ़ाए बजन लगी, मतलब चौथो बजनो, भूगोल के हिसाब से। अब भूगोल के हिसाब से तो हमारे गीत भी हैं। अब जैसे बहुत ऊंचाई वाली जगह पर जो हमारे झुमेले होते हैं, सांस लेने की जगह होती है ना, उसमें होली दे माता खोल वनी, और फिर सांस है धार माँ के वाणे, वह 2 सांस, फिर गाना होगा। तो प्रकृति इंसान को उसी रूप में ढालती है जिस
जिस भूगोल में वो रह रहा होता है। तो चढ़ाई और है ढोल पे तो जैसे जिसको म्यूजिक का सेंस नहीं भी है, बारात में जो आम व्यक्ति लोग भी चल रहे हैं, वो चढ़ाई पे बारात चलते हुए जब ढोल की ताल बदलती है तो उसको भी समझ में आता है, या उसको बिल्कुल। भी हिम्मत मैं ये कहता हूँ कि कलाकार होना या उसका वादन करना, असली पारखी तो सबकॉन्शियस सबके पास है, अवचेतन तो सबके पास है ना। और जो चीज़ अवचेतन को अच्छी लग रही है वही तो सामने वाला कर रहा है। बिल्कुल। टेक्निकली रूप से मुझे नहीं पता ये कैसे बनता है जी टेबल आपका, लेकिन इसके बनाने वाले ने ऐसा बनाया कि मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है, इसको बनाना कैसा है, वो एक्सपर्ट का काम है। तो हमारी जो अवचेतना है, अवधारणा है, हमारे जो संस्कार हैं, वो तभी संतुष्ट होते हैं जब कोई काम सामने अच्छा हुआ हो। तो शब्द के जो औजी हैं, बहुत अच्छे अच्छे औजी हैं आज भी। सौभाग्य है मुझे कि मेरे गुरु बहुत अच्छे, मेरे पिताजी बहुत अच्छे बजाते थे, इसलिए ढोल सागर मेरा प्रिय विषय है। जिस तरह से आप तक पास ऑन हुआ, क्या अभी भी उतनी ही पुख्ता तरीक़ों से, उतनी ही बारीकी से गांव में पास ऑन हो रहा है अभी के जनरेशन में जो लोग हैं गांव में? राहुल जी, प्रॉब्लम ये है कि शौकिया तौर पर कोई चीज़ बहुत लंबी दीर्घ काल तक नहीं रहती है। रोटी से तो जोड़ना पड़ेगा ना आपको। भाई आप सिर्फ ढोल को स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में रख दो, मार्च पास्ट उनके साथ हो। स्थानीय जो वहाँ पर कलावंत हैं, मैं हर जगह कहता हूँ कि वो शेष हैं पर विशेष हैं। उनको बगैर किसी उनका प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट कि भाई ये क्या, कितनी एज है, क्या है, वो होश हवास में अगर हैं, बेचारे ठीक ठाक हैं, तो लाओ उनको, उनसे बच्चों को सिखाओ। जो अब तो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं और अडॉप्शन कर रहे हैं बड़े। मुझे बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं, हज़ारों की संख्या पे व्हाट्सएप आते हैं कि सर देखिए ये कैसे बज रहा है, सर आप पंजा ऐसा लगाते हैं। ढोल का मेन क्या है कि ढोल आपको सिखा दूंगा मैं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हों और मैं अपनी ज़बरदस्ती का भी आपको ले जाऊं, फिर भी आपको आ जाएगा वो। ढोल इतना सरल साज है, लेकिन इसको कोई भी विद्या को जटिल बना दिया जाता है कि ताकि आसानी से समझ में ना आए किसी को। ढोल में कलाई का काम है और क्या है, ताल आना चाहिए लेकिन आपको कुदरती। अगर आप जन्मजाति कोई बेताला है तो उसका तो क्या कर सकते हैं लेकिन ढोल में कलाई का काम है, पंजे का काम है, वो कैसे मारना है, लांकुड़ कैसी करनी है आपने। तो हम ऑनलाइन सिखाते हैं बच्चों को, और जिनको ऑनलाइन भी बता रखा है हमने, वो जब हमारे पास आते हैं, सर हमको अरे सर अब तो अच्छा लग रहा, जब जो आपने ये तो हमको पता ही नहीं था। तो अभी जो गांव घरों में नए बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं, शौकिया तौर से तो कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा होना चाहिए। इसके लिए इतना फ़ायदा होगा कि आप जब हम देखेंगे कि भारत खंड में कोई दास ढोल सागर की किसी ढोली की पोस्ट हो, पर वो दास हो जिनके बाप दादाओं ने ये काम करे, जो जानकार हो, मतलब रियल आर्टिस्ट हो। और भी दूसरा भी जिसको ढोल बजाना आता हो करे, और भी उसमें कोई कास्ट बैरियर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लोग जानते हैं उसको, उन लोगों ने करा है, उसके उनके डीएनए में चला आ रहा है, विरासत में मिला हुआ है उनको, और वही उनकी मूल विरासत। अच्छा, फिर उनको अगर किसी को आपने इस तरह के वो दे दिए, काम दे दिए, तो फिर और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी ना, फिर तो रोजी रोटी से मिलेगा। अब तो खैर एक अच्छी बात है कि बहुत सारे ढोली अब जब जा रहे हैं कहीं बजाने के लिए और शादियों में जा रहे हैं तो उनको अच्छा पैसा दे रहे हैं लोग, ये अच्छी बात है भाई साहब। अभी देहरादून में मैं देखता हूँ, बल्कि मैं उन्हीं जो आते हैं वो जो कलाकार, वो कलाकार उनको मैं बोलता हूँ यार ढोल को बहुत अच्छे ढंग से पैक करके लाइए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, ड्रेस कोड बनाइए, ताकि आपको आपकी वैल्यू आंकी जाए। अच्छा बजाइए, इंस्ट्रूमेंट बहुत शानदार हो, साफ़ सुथरा हो। आर्ट है ना भाई साहब, कलाई तो है वो। ढोल, ढोलक, सितार, बांसुरी और ताल का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ताल को सबसे, ताल का मतलब होता है तल से बना हुआ है, ताल है वो, तल बेस, वो ताल तो वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारा योग अब योगा हो गया ना, है तो योग हो, तो वो तल है बेसिकली। तल जब तक आपका तल नहीं होगा तो बैठ नहीं पाएंगे ना। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, गायन की, वोकलिस्ट की, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की जो भूमि, जो जमीन तैयार है, आधार है वो ताल है, वो ताल ढोल में।
तो उनको काम दिए जाए, मतलब नई जनरेशन तब कर सकती है इसको कि जब उनको उचित पारी वो मिले। अच्छा, आपने आप देश भर में, विदेशों में भी आप परफॉर्म करते हैं, आपने कभी उसको नोटिस किया कि जैसे हम देखते हैं कि पंजाबी जो फोक है उसका परसेप्शन उसका पूरे भारत में उसकी स्वीकृति है। पंजाब का कोई बड़ा आर्टिस्ट देहरादून में परफॉर्म करने के लिए आता है तो सिर्फ पंजाबी लोग सुनने नहीं जाते हैं, सब लोग जाते हैं। ऐसे ही विदेशों में भी अगर कोई पंजाबी आर्टिस्ट जाता है तो सब लोग, वहाँ के मूल भी बल्कि सुनने आते हैं। लेकिन गढ़वाल का जो संगीत है या कुमाऊँ का या जौनसार का जो संगीत है, ये इस बैरियर को नहीं तोड़ पाया कि मतलब यहाँ का आर्टिस्ट परफॉर्म करने अगर यूएस भी जा रहा है तो बस वहाँ का जो पहाड़ी डायस्पोरा है वही उसको सुनने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये डिफरेंस, मतलब ये बैरियर क्यों नहीं तोड़ पाया? इस पे, इसके और पीछे इसके लिए ये है कि एक तो काम करने की ज़रूरत है, और हमारे जो पहाड़ के लोग हैं इन लोगों ने अपने हिसाब से तो काफ़ी करा। जैसे विदेशों में भी यूनियनें बनाई और हम लोग जाते हैं तो करते हैं। लेकिन पंजाब का क्या है कि एक तो उनकी जैसे हिंदी फिल्मों में भी उनके गाने बजे, फिर पंजाब के म्यूजिक डायरेक्टर वहाँ रहे, अपने गाने उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए उसमें। ओपी नैयर सर के लोग रहे, तमाम पंजाब के फोक के धुनों को हिंदी फिल्म आए, उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी। यूपी से आए तो उन लोगों ने नैन से नैन मिले खटकबा वही बेकरी। तो वो इस तरह के जो इनपुट्स आए हॉलीवुड बॉलीवुड में, तो उस भाषा के प्रति बना। और हमारा संगीत बहुत मीठा संगीत है, हमारा संगीत भी फिल्मों तक गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उस तरह से जैसा आप कह रहे हैं कि उतना वाइड अभी वो करने की ज़रूरत है, और उस लेवल पे करने की ज़रूरत है कि वो काम बाकी है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत फैसिनेटेड रहते हैं खासकर यूरोप के और यूएस के लोग हमारे फोक को लेकर के। और हमने तो एक इंटरव्यू भी किया था बॉब सैक्स, प्रोफेसर विलियम सैक्स के साथ में, जिन्होंने नंदा पे उनका लंबा काम है। आपके तो वो बिल्कुल तो, बहुत अच्छे। मैं उन्होंने जर्मनी बुलाया था मुझे जी हाँ। तो वो लोग इतना जिस जिज्ञासा से ढोल सागर को समझना चाहते हैं और यहाँ के लोग को समझना चाहते हैं, एक तो उस जिज्ञासा के पीछे का मूल कारण आपको क्या लगता है उनको पढ़ाते हुए कि ये इतने जिज्ञासु क्यों हैं? और क्या वैसी ही जिज्ञासा हमें अपने लोगों में भी दिखती है, उतना ही सीखने की, उतनी ही क्यूरोसिटी जितनी उनमें है? जी, वो बेसिकली जैसे प्रोफेसर बो साहब हैं, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ना मूल रूप से। जिज्ञासा है उनकी ये है कि वो मानव विज्ञान को और हिमालयी म्यूजिक का अध्ययन करते हैं। मूल रूप से तो यही है कि आदमी ऐसा करता है क्यों, क्या कारण है कि जब जागर लगता है तो लोग नाचने लग जाते हैं, क्या कारण है, धार्मिक अनुष्ठानों में ऐसी कौन सी वृत्ति है, कौन सा एलिमेंट्स है उसमें जिसकी वजह से ये सब होता है, उसमें वो काम करते हैं। और हमारा जो, जैसे आपने कहा, हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, हमारे पहाड़ के लोग तो उसको, हमारा तो वो आस्था का विषय है राहुल भाई। हम उसमें इफ एंड बट वाले लोग हैं ही नहीं। वो तो हर बात को साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ देखते हैं। वो हमारा तो ये है कि हमारा तो आराध्य है वो। लेकिन अभी हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे नौजवान जो उसमें पीएचडी कर रहे हैं, वो मेरे को लगभग हर तीसरे दिन कोई ना कोई आ रहा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जो फ़ोन पर बात करते हैं कि सर हमको ज़रा जागर के बारे में जानना था। तो वो उनके लिए वो बहुत ऐसा विषय नहीं है। फॉरेनर्स के लिए इसलिए है कि वो उसका जो है वैज्ञानिक तर्कों के पीछे, वैज्ञानिक तर्क के आधार पर भी, आस्था के आधार पर भी, मनोविज्ञान के आधार पर भी उसकी स्टडी करते हैं वो लोग। तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी उनका एक सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे भी जैसे प्रोफेसर वो हैं, डॉक्टर फियोल हैं, डॉक्टर ग्रिक हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये लोग तो अपने इष्ट भी मानते हैं। फिर ये कहते हैं कि भगवती जगदम्बा हमारी इष्ट है। इनको मैंने पूजा करते हुए देखा हुआ है अपने घरों में। तो इनकी जो आस्था की कनेक्टिविटी बनती है, जो यहाँ आए ही नहीं, यहाँ पर डिफरेंट एंगल से उन्होंने हमारे इष्ट देवी देवताओं का अध्ययन करा, अपने यहाँ जा कर के धूपबत्ती जला रहे हैं कभी कभी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, इस चीज़ को भी दादा आपको लगता है कि समझने की बहुत बारीकी से ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत फाइन लाइन होती है जो संस्कृति को या आस्था को और अंधविश्वास को डिफ्रेंशिएट करती है। मतलब कई जगह ये ओवरलैप करते हुए दिखते हैं एक दूसरे को, और उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जो कुप्रथाएं हैं उनको भी संस्कृति के नाम पर चलते रहने दिया जाता है, या छुआछूत है उसको बनाए रखा जाता है। तो उस डिफरेंस को कैसे मतलब आस्था और संस्कृति को संजोए रखने के लिए उस डिफरेंस को समझना भी शायद
बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल समझना ज़रूरी है, लेकिन हाँ सही बात है, जैसा आप कह रहे हैं कि संस्कृति, वो भी संस्कृति का हिस्सा थी। अगर कोई पुराने ज़माने में 8 साल की बच्ची की हाँ, शादी हो शादी हो गई, जाती, विवाह बिल्कुल। हो गया, तो वो एक तरह से वो तो कुप्रथा का ही अंग हुआ। पर अब मैं ये कहता हूँ कि बहुत चेंज है राहुल भाई। अब तो मुझे ये नज़र आता है कि अब धीरे धीरे करके सब कुछ, जब लोग, अब एक तो हमारे यहाँ लिटरेसी बहुत अच्छी हो गई है अब, और लोग पढ़ लिख गए, लेकिन जो अभी इस तरह की बातें हैं, अब आपने देखा होगा जो 10 साल पहले की स्थिति थी वो आज नहीं है, 10 साल के बाद फिर और नहीं होगी। मुझे तो ये लगता है जब चेंजेस काफ़ी हैं तो उसमें काम हो रहा है। मुझे लग रहा है कि उसमें धीरे धीरे करके अब बड़ी, चाहे हमारे दास समुदाय के लोग हों, वास्तु शैली के लोग हों, उनको बहुत इज्जत दी जा रही है और उनको पारिश्रमिक भी दिया जा रहा है, क्योंकि लोग समझ गए हैं चीज़ों को ना। स्किल्स के जो लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो जानते हैं कि सुपर नेचर ने तो एक इंसान बनाया है ना, मैन मेड प्रॉब्लम तो दूसरी हुई ना। तो वो आभास है पढ़े लिखे लोगों को, वाइड हो गए लोगों के दिमाग, तो अब चेंज है, काफ़ी चेंज है। अच्छा, लेकिन ये चेंज कई जगह अच्छे के लिए हो रहा है तो कई जगह थोड़ा डराता भी है। जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने जो गीत लिखे, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो गीत लिखे, उनसे पहले जो गीत लिखे गए, उस दौर में जो गीत, गढ़वाली गीत हम सुनते थे, उसके जो अनुभव होते थे वो हमारे आसपास के जीवन के अनुभव होते थे। अब उस तरह के गीत, क्योंकि माइग्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, पहाड़ से सब लोग लगभग यहाँ आ गए हैं, तो अब अगर कोई उस तरह के गीत लिख भी रहा है तो या तो वो नॉस्टैल्जिया है, जो पीछे छूट गया उसको याद करते हैं उन गीतों के माध्यम से, और या फिर वो बिंब हैं जो खड़े किए गए हैं कल्पनाओं के स्तर पर हमारे आसपास के अनुभव के नहीं हैं। तो क्या ये एक कारण है जिस वजह से लोक में जो, मतलब गढ़वाली में जो उस तरह के गीत नहीं लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्व करने को उतना कुछ बचा ही नहीं है शायद? हाँ, अभी क्या है कि जनरेशन गैप है भाई साहब, अल्फ़ाबेट जनरेशन है। आफ्टर 20 ईयर हमेशा बहुत बड़ा गैप आता है किसी भी चीज़ में। नैसर्गिक रूप से विद्वानों का ये मत होता है कि आफ्टर 12 ईयर, एवरी आफ्टर 12 ईयर नेचर अपने आप को वैचारिक रूप से बदलता है। 20 साल में बड़ा गैप आ जाता है। तो आज का जो ये बच्चे हैं, आज के जो नौजवान बच्चे हैं, इनको पता है कि जो हमारा जो पुरानी चीज़ें हैं उनके प्रति सम्मोहन सबका है, सब जानते हैं कि बहुत अच्छा होता था। नए बच्चों के पास एक तो भाषा बोलने के लिए बच्चे नए तैयार नहीं हैं। बच्चे अंग्रेजी माध्यमों में पढ़ते हैं और उनके साथ जब वो 6 महीने जब वो बोलने लगते हैं तो अंग्रेजी और हिंदी में पेरेंटल टॉक्स होती हैं घर पे। वो तो अपनी भाषा में कहीं बात ही करते नहीं हैं। उसके बाद जब उनको लगता है कि यार यूट्यूब एक जरिया है कि जिसमें कुछ गाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो कहीं से खोज खाज करके कोई पुराना ही गा पाएंगे कि अपना आप क्रिएशन उनके पास है नहीं। वर्तमान परिस्थिति और आसपास का परिवेश ऐसा नहीं है जिसमें वो कुछ क्रिएशन कर सके, क्योंकि आर्टिस्ट होने के लिए क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। क्रिएटर होना पड़ेगा ना आपको, और क्रिएशन अगर वो करने लगेंगे तो वो तो फिर पैसिफिक माहौल का करेंगे, क्योंकि उनके पास फोक नहीं है, वो अब उस टाइम का फोक नहीं है। अच्छा, फिर ये होता है कि नए बच्चे जो हैं अगर कुछ जानेंगे भी तो पूछ करके करेंगे। और दूसरी बात ये है कि सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है बच्चे। उनको लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं ये सही है। तो ये जो आप कह रहे हैं उसका एक ये वाला इम्पैक्ट भी है, ऑब्वियसली इम्पैक्ट है कि बच्चे अगर केवल नए लिखवार बच्चा, केवल 50-55 साल का कोई आदमी मिल रहा है, वो लिख रहा है, उसी को गा रहे हैं, तो नए लेखक जो बच्चे आएंगे तो वो नए परिवेश में लिखेंगे, ये तो तय है राहुल भाई, ये तो होगा। बिकॉज आज के बच्चे हैं तो आज की परिस्थितियाँ उनके मानसिक पटल पर आ रही है, तो आज का ही तो लिखेंगे वो। मैंने बचपन में जब लिखा है तो मेरे दिमाग में सरुली थी, सुमियाल थी, बांज, कुलें, घाटा, बाटा, भैंसी, गौड़ी, डांडा, कांठा, गाड, गदना, तो वो थी, तो वो परिवेश था। तो आज के बच्चे के पास वो परिवेश नहीं है। पर ये है कि लोक संपदा को जीवित रखने के लिए अगर आपने अपने लोक के मौलिक स्वरूप को जीवित रखना है, वो ठीक है कि हमारी शानी माँ पहली घास उन तो अब जमानो बदले के टिन सेट लग गया है,
और पहले हम घर की सफ़ेद मिट्टी से अपने घर को लीपते थे, आज एशियन पेंट आ गया, ठीक है करो, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको छान तो कम से कम याद रहना ही चाहिए। हाँ। अब उसको आप हट मत बोलिए, है ना। हाँ बिल्कुल। जी जी। अच्छा, जो ये नए प्रयोग हो रहे हैं, और जैसा अभी एक कोक स्टूडियो में भी पहाड़ का एक हाँ, गीत एक वो गया। गई उधर बागेश्वर की लेडी है, जी, कमला देवी जी का। तो इस तरह के प्रयोगों को आप कैसे देखते हैं कि मतलब ये अल्टीमेटली एट लार्ज स्केल पे हमें फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, क्योंकि एक विश्व पटल पर जी, उस बिल्कुल, फॉर्मेट में ले जाते हैं? ये राहुल जी, ये बुरा तो नहीं है, मैं इसको ख़राब नहीं मानता। बहुत सारी ऐसी दलीलें करते हैं कि नहीं जी, क्या कहते हैं, कुछ लोग बहुत सारे ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उस दलील को नहीं मानता, क्योंकि उससे एक वाइडनेस तो आती है, लेकिन वही बात घूम फिर के मैं कहूँगा कि उसका मौलिक स्वरूप जो है, आपकी शर्ट का रंग बदल जाए कोई बात नहीं, आप कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं, आप टोपी लग पहन रहे हैं, लेकिन आपका जो देह है, आपकी जो मौलिक आत्मा है, वो तो एज इट इज़ रहे। अब आप क्या कहते हैं, अपने आप को नाम ही बदल दें, उसका मूल रूप ही बदल दें, कुछ और बोल दें, तो वो ख़राब होगा, क्योंकि गलत ढंग से प्रस्तुत की गई वस्तु को बच्चे अडॉप्ट, आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्या बोलते हैं उसको, एआई के पास सारे जवाब अगर हैं, तो वो भी तो स्रोतों के आधार पर ही हैं। आज बच्चे एआई से पूछेंगे और उनके पास अगर कोई जानकारी ऐसी आ गई, वो उत्तरकाशी या पौड़ी के किसी सुदूर इलाके या चमोली तो जाएंगे नहीं किसी बुजुर्ग आदमी को पूछने के लिए कि दादाजी ऐसी ये सही है, वो तो उस पर यकीन कर देंगे, हाँ जी हाँ ये ठीक बोल रहा है। तो इसलिए आज उसके मौलिक स्वरूप की ज़रूरत है, और बच्चे नैतिक सलाह के आधार पर नहीं मानेंगे, नैतिक शिक्षा के आधार पर मानेंगे। उनको बताया भी तो जाना चाहिए कि वेदवार्थ क्या होती थी, थड़िया क्या होता था, बाजूबंद क्या होता था, ये तो हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। जब उनको बताएंगे तभी तो बात बनेगी। और फिर भाषा, बोली भाषा बचनी बहुत जरूरी है। भाषा नहीं बचल तो तब तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। अब आप बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूँ, अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूँ अच्छी गढ़वाली बोल सकते हो, जब भी मिलता हूँ भाई साहब आपका खरंदन, तो वो एकदम से बोलता है भाई साहब मैं समझ जाता हूँ पर मैं बोल नहीं पाता, तो ये तो कोई तर्क नहीं है भाई बींग लेता हूँ, बचा नहीं पाता। ये राहुल भाई आपको लगता है बहुत ये कॉम्पिटेंट जवाब नहीं है कि मतलब आप, अच्छा मैंने ये भी नहीं पूछा है उनको कि अच्छा मेरी ये थी कि मैंने सिर्फ गढ़वाली में बोलना शुरू करे, और वो वहीं से कॉम्प्लेक्स आ गया उनमें कि यार ये मुझे मेरे ख्याल से अब गढ़वाली में बुलवाएगा, तो बोलो ना, पहाड़ी फक्र महसूस होना चाहिए भाई साहब। कम से कम उसके बीच में जहाँ आप दोनों लोग संवाद कर सकते हैं गढ़वाली में, वहाँ पे बिल्कुल बोलना चाहिए साहब। और आप ये देखिए कि हम लोग जाना अमेरिका, यूरोप में बहुत सारे जगहों 4 सरदार लोग इकट्ठा होला हुआ अपनी भाषा में बात कर ला साहब। एक बार कहीं एक बैठक हो रही थी, हमें भी था उस बैठक में, तो भाषा पर विचार हो रहा था, तो भाषाओं पे जैसे चर्चा शुरू हुई तो बड़ी शालीनता से अपनी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी पे हुई, और बहस जैसे तीखी होने लगी तो हिंदी में तब्दील हो गए और तेज़ हो गई, तो तब वो अंग्रेजी में आ गए सारे लोग। तो आपको कहीं ना कहीं ये पेशेंस तो रखने हैं, अपनी भाषा का वास्ता, प्रबुद्ध लोगों को, समृद्धशाली लोगों को आगे आना पड़ेगा, और जितने मंचों से हो सके उतने मंचों से हाँ साहब बहुत बोली जरूरी है जानी अपनी बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन भी दे देता हूँ ऑडियंस को। हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें गढ़वाली में ही करने चाहिए इंटरव्यूज़, लेकिन हमारी लिमिटेशन ये है कि हमें जौनसार के लोग सुनते हैं, कुमाऊँ के लोग सुनते हैं, और बहुत एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो नॉन गढ़वाली या नॉन कुमाऊनी स्पीकिंग है। तो उस लिमिटेशन की वजह से हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि हम जिनसे हमारे जो गेस्ट हैं उनको एक वाइडर ऑडियंस मिले, उसलिए। लेकिन हम कोशिश ज़रूर हमारी ये रहती है कि हम अलग अलग मंचों से, और जो वीकली प्रोग्राम भी है हमारा एक्स्ट्रा कवर में, उसमें भी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ उसमें इनपुट्स उसके वो रहें। अच्छा, ये बातचीत अधूरी रह जाएगी अगर कैमरा पर बात नहीं होगी। जी थैंक यू राहुल जी, मैं वेट कर रहा था आपके इस प्रश्न की। जी, तो कैमरा की थोड़ा सा पहले तो बैकग्राउंडर बताइए इसका। राहुल जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं हमारे एक दिलदास मामा जी होते थे, अंग्रेज़ दोस्त होते थे, अंग्रेज़ों के दोस्त रहे हैं, ख़ासतौर से कलावंत लोग, क्योंकि दर्जी भी होते थे ना ये,
अंग्रेज़ का कोट बनाना है, मेम का गाउन बनाना है, तो दर्जी हमारे जो औजी समुदाय के कलावंत लोग होते थे। तो दिलदास मामा जी के साथ एक अंग्रेज़ आते थे, सिंगाधार एक जगह होती थी, तो वहाँ पर हमारे एक मामा जी की शादी थी। हम छोटे थे बहुत, तो उनके पास उस ज़माने में इतना सा वॉकमैन, छोटा सा एक वॉकमैन जिसमें वो शब्द बजाते थे, बल्कि वो सारे, क्योंकि कलावंत कलाकारों की बारात है तो सारे एक से एक गवैये, एक से एक वहाँ पर दास, मतलब प्रभु के दास लोग इकट्ठे हैं, तो वो उसमें रिकॉर्ड करते थे, तो वो सबको बजाते, अब तुम बजाओ, तुम बजाओ, आपने बहुत अच्छी बजाई। तो एक तरह से वो मैं पहली प्रतियोगिता मानता हूँ उसको, उस तरह से पहला ऐसा एक इंटरनेशनल जो फिर वो बताते थे दिलदास मामा की या शब्द या नौबत या धुआं बिलैत चल गए बेटा, ऐसे बोलते थे वो। तो उनके साथ तो जब अंग्रेज आते थे तो हमारे लिए बड़ा कौतूहल खेल का विषय होता था। वो कैमरा उनके पास, अंग्रेज जो 6-6.5 फीट के लंबे चौड़े आदमी दिलदास मामा के साथ आ रहे हैं। तो बारात में भी गए थे, वो मुरलीदास मामा जी की बारात थी। तो जब हम उस कैमरे को देखते थे तो हमारी नानी, हमारे चाचा, सब लोग रिश्तेदार सब वहीं थे। तो हम, वो बड़े अच्छे थे बेचारे, वो बच्चों को कुछ नहीं बोलते थे, वो ये तो गोरे तो बच्चों को प्यार ही करते हैं। तो हम उनको छेड़ते थे तो वो चुप रहते थे। तो नानी बोलती थी, वहाँ पर एक नानी जी थे हमारे, कहते हैं अरे अरे बेटा, वो चाचा जी थे, अबलदास चाचा जी थे छमरोली के, वो कहते थे बेटा, अरे नहीं 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 नहीं, नानी आती थी, बेटा तुम इन काम करा, अंग्रेज का ये पर न छड़ान, ये फ़ोटो खींचने की मशीन चाहिए फिर। अच्छा। अब फोटो खींचने की मशीन ही है हाँ, उसमें। बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो वो मेरे दिमाग में वो शब्द था कहीं ना कहीं। और फिर वो जो फ़ोटो खींचता था तो पहले तो ये लगता था कि क्या कर रहा है, लेकिन जब वो खींच के दिखाता था तो मुझे ये लगता था, तब सबको दिखाते, तब सब लोग अपने लालायित होते थे फ़ोटो के लिए। वो था मेरे दिमाग में। तो वो दिलदास मामा का कैरेक्टर दिमाग में था ही। और वो ध्यान, और ये शब्द बहुत प्यारा शब्द है जी, ध्यानी। हाँ। ध्यानी की वो फ़ोटो, वो दिलदास आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। ध्यान मतलब ब्याहिता बहन, ब्याहिता बेटी, और जो बहन बेटी शादी जिसकी हो गई है। और ये शब्द प्रयुक्त तो करते सभी हैं, लेकिन ये कलावंत औजी के लिए बहुत प्रिय शब्द है। बड़ा इमोशन उमड़ता है इस शब्द में। मेरे ध्यान च भाई आई, मैं अपनी ध्यान क्या छो जानो। ध्यान, जब विवाहिता माँ बनती थी तो मायके के जो कलावंत होते थे औजी, वो जाते थे और बड़े खुश होती थी ध्यान कि मेरे मैं तक औजी छनाया, उनको कुछ दिया भी जाता था। और ध्यान जब मायके आती थी तो अपने वस्त्र विन्यास के लिए, क्योंकि उनको पता था मेरे मायका, मेरे जो मैतों को औजी चाहिए, मेरी आंगड़ी, मेरी टालखी और मेरे जो वस्त्र चन्नी होते हैं बेहतर सिल लो। तो वो ध्यान मतलब एक ऐसा प्रयुक्त किया जाना वाला शब्द ध्यानी, जो कहीं अल्फाज लबों से नहीं बल्कि दिल से कहा जाता है ध्यानी। तो ये शब्द मैंने इसमें प्रयोग करा। और एक मेरे शिष्य इंग्लैंड से जो हॉलीवुड में किसी धारावाहिक में काम कर चुका है, वो मेरे पास आया। वो लड़का डन्नी कर का नाम है उसका, अंग्रेज है, ब्रिटिश हर्सी है वो। उसने जिन्होंने एक्ट भी किया, एक्ट भी करा उसमें, कैमरे को लेकर के एक्ट करा उसने। तो उसने इसमें बड़ा अच्छा एक्ट भी करा। और मैंने उसको रिक्वेस्ट करी, मेरी बेटी साधना ने उसको अंग्रेजी में समझाया, डायरेक्टर विजय ने। तो वो था, तो वो पूरा परिदृश्य कि एक मास्टर जी, मेरे दिमाग लिखते बताया कि मास्टर जी जो हैं, मतलब दिलदास मामा जो हैं, वो बैठ रखे हैं, क्योंकि वो दिलदास मामा तो उनके कपड़े भी बनाते होंगे अंग्रेज के। और वो ध्यान आ रखी है, वो फ़ोटो खींच रहा है। जो घटनाक्रम वहाँ शादी में मैंने देखा था कि कुछ शर्मा रहे हैं, कुछ जानबूझ करके उनको बोला मेरी फ़ोटो भी खींच दो। तो उसमें मैंने वो गाना लिखा, और लिखा केवल अपनी यादों के लिए, अपने स्वांत सुख के लिए लिखा। और वो गाना इतना पसंद आ गया राहुल जी लोगों को कि वो अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2.5 मिलियन उसके व्यूज़ हो चुके हैं सर। आप कुछ जी मैं उसको सुनाता हूँ। और आपके पॉडकास्ट से सभी दर्शकों को मैं प्रणाम भी निवेदित करना चाहूँगा। थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगा। कश्मीर में नौजवान लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आए तो कोई लिखते हैं सर उसमें, कहते हैं जी हम बड़ा सुकून मिल रहा है आज इस गाने को सुना, 50 बार सुन लिया। कोई बोल रहा है मैंने उसको 100 बार सुन लिया गाने को, फिर भी दिल नहीं भर रहा है। तो उनको प्रणाम करना चाहूँगा। मैं आप सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको सबको रिप्लाई करूँ। उसकी कुछ लाइनें मैं सुनाता हूँ सर।
ध्यानी बल काटिती असीना, ध्यानी बल काटिती असीना, ध्यानी बल कैमरा का बीचा, ध्यानी बल फोटो की मसीना, ध्यानी बल बीलती कैमरा, ध्यानी बल देसी फोटो ले दो, ध्यानी बल पुरानी पुरानी याद, ध्यानी बल यो दिलों दिना दो, ध्यानी बल का खड़ी को बीज, ध्यानी बल का खड़ी को बीज, ध्यानी बल कैन बने बोली, ध्यानी बल ये प्यारी चीज। और एक बड़ी पसंद आ रही लोगों को राहुल जी, ध्यानी बल माछी पानी जानो, ध्यानी बल द्वी झड़ों को साथ, ध्यानी बल पड़ा जवे का, ध्यानी बल कांद धर हाथ, ध्यानी बल हाँ, ध्यानी बल झांगोरा की झाली, ध्यानी बल झांगोरा की झाली, ध्यानी बल राम सिया सी जोड़ी, ध्यानी बल फोट माये जाली। ये गाना बहुत पसंद आ रहा है जी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। Mukteshwar Himalayan Resort, close to nature, come and relax. अच्छा दादा, हम रैप कर रहे हैं, उससे पहले एक दो सवाल बस लास्ट के कि आगे की अब क्या क्या कुछ चीज़ें, कोई प्रोजेक्ट्स अगर पाइपलाइन में चल रहे हों या एकेडमी के स्तर पर कुछ चीज़ें हों, उसके बारे में भी बताइएगा। बहुत सारे गाने कुछ अभी मेरे आने वाले हैं जो रिकॉर्ड भी हैं, एक आध रिकॉर्ड है, ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा। और इस गाने से मुझे एक ऊर्जा मिली है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट ज़रूर मैं करता रहूँगा। और आगे प्लान ये है कि लोक संगीत के लिए एक ऐसा वृहद काम करा जाए जिसमें हमारे लोक कलाकारों के हाथों को काम मिले। जैसे ग्रेशम कुमार इस समय अपनी एक शिष्य है मेरा, उसने अपना एक रायपुर में ऑफिस बना रखा है, तो वहाँ पर वो जा रहा है, उसको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं ऐसे ऐसे हों। और ढोल सागर, जागर, गीत जितने भी हैं, इनको एक वैश्विक एक मंच मिले, यही मेरी कोशिश रहेगी। अच्छा दादा, इसी बातचीत से मुझे ये भी ध्यान आता है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ के जो कलाकार हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कई कलाकार सड़कों पर हैं। और संस्कृति विभाग जो है उस पर कई बार ये बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं, मान लीजिए कि जैसे अभी उत्तराखंड को सौभाग्य मिला नेशनल गेम्स होस्ट करने का, वहाँ पर तमाम कलाकार बुलाए गए, देश भर से बुलाए गए। ऐसे ही कभी सैफ विंटर गेम्स के टाइम पे भी बुलाए गए थे, या इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनमें बुलाए जाते हैं, लेकिन स्थानीय कलाकारों को उतना स्पेस और उतनी पेमेंट हमारी खुद की सरकारों की तरफ से नहीं मिल पाती। बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और संस्कृति विभाग के जितने भी कलाकार हैं उनकी मांगें बिल्कुल जायज़ है राहुल भाई। क्यों ना मिले पेमेंट लोगों की, और क्यों अटकी रहे साल भर भाई। उन्होंने काम, आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप कॉल नहीं करें कलाकारों को। आर्टिस्ट को एक तो बहुत न्यूनतम मानदेय मिलता है, और न्यूनतम मानदेय वो भी कई लंबे समय के बाद मिले तो वो कहीं न्यायोचित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। और बिल्कुल अविलंब सबके भुगतान किए जाने चाहिए और कलाकारों को अच्छा पैसा मिलना चाहिए। और उसके साथ ये भी ना दादा कि जैसे क्यों ना उत्तराखंड में अगर परफॉर्मेंस हो रही है तो प्रीतम भरतवाण को, नरेंद्र सिंह नेगी को क्यों उतनी अच्छी पेमेंट नहीं मिले जितनी कैलाश खेर को या मीका सिंह को। बिल्कुल ये बिल्कुल सोचना चाहिए। और हमारे स्थानीय जो कलाकार हैं, हमारी लोक संस्कृति जो है, हमारी लोक की विधाओं को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर हम देहरादून में या हम अपने प्रदेश में वही चीज़ दिखाएं जो लोग देखना चाहते हैं। उनको दिल्ली, मुंबई या अन्य जगहों के कल्चर तो वहाँ पर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर तो कोई यहीं की चीज़ देखने के लिए आएगा ना, तो बिल्कुल आप जायज़ बात। अच्छा, बस एक आखिरी गीत के साथ में इस पॉडकास्ट को रैप करेंगे कि
कोई जिस गीत की सबसे ज़्यादा फरमाइश आपसे जब आप मंच पे चढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा फरमाइश जिस गीत की आपसे लगातार होती है, उस गीत को आप सुनाते हुए? राहुल जी, मेरे बहुत सारे ऐसे चॉइस करना मुश्किल हो जाएगा, पर आजकल एक किमसाड़ी हाट चल रहा है। किमसाड़ी हाट, हाँ ठीक है। हाँ तो महाराज देख दो सरली कुमैण, हाँ सरली कुमैण जर सुम्यावन देखे, आराम बोल बैठ गए, चल मेरी सारूली किमसाड़ी हाट माँ, किमसाड़ी हाट माँ, रजीण बनी रहली ठकुरान बनी रहली, ब्यो ब्योल जोलू डोला ढस के ली जोलू, किमसाड़ी हाट माँ, किमसाड़ी हाट माँ, हाँ राजों का रजवाड़ा, रानियों का रानी वासा, किमसाड़ी हाट माँ, किमसाड़ी हाट माँ। ये आजकल बहुत चल रहा है। दादा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बारामासा के स्टूडियो में आने के लिए, हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए और अपने अनुभवों से हमें समृद्ध करने के लिए। थैंक यू सो मच राहुल जी, और बारामासा की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने लोग जुड़े। राहुल जी आपका थैंक यू। तो ये थे पद्मश्री प्रीतम भरतवाण जी। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात एक और व्यक्तित्व के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा बारामासा।